नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इस सभ्यता को, पहला प्रश्न तो यही आता है कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा गया। दरअसल यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में फली फूली और विकसित हुई, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना गया। इस सभ्यता से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पे वर्ष 1921 ईस्वी में खुदाई हुई और खुदाई के पश्चात वहां से जो साक्ष्य मिले, प्रमाण मिले, वे प्रमाण, वे साक्ष्य इस सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्रदान की। तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पे खुदाई हुई और वहीं से जानकारियां मिली सभ्यता के संदर्भ में, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि यह सभ्यता के बारे में जो जानकारियां मिली मुख्य रूप से पहली बार हड़प्पा नामक स्थल से मिली थी, तो इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता उस दौर में, उस युग में उत्पन्न हुई, पनपी, जब मानव तांबे से बढ़कर कांसे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। कांसे का निर्माण तांबा और टीन के मिश्रण से किया जाता था। उस युग में तांबा और टीन के मिश्रण से कांसे का निर्माण होने लगा था। उसी युग में यह सभ्यता पनपी और विकसित हुई, इसलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन कहा जाता है कि यह सभ्यता कांस्ययुगीन है, यानी कांसे का इसमें प्रयोग होने लगा था इस युग में, और उसी युग में यह सभ्यता फली फूली और विकसित हुई। ताम्रपाषाण काल में ही है, मतलब कांस्ययुगीन जो काल है ताम्रपाषाण काल में ही है। ताम्रपाषाण काल का जो काल है 3000 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व, और हड़प्पा सभ्यता की अगर हम काल देखें परिपक्व अवस्था, तो वह है 2500 से 1750 ईसा पूर्व, यानी BC। इसी के बीच में है, ताम्रपाषाण काल में ही है। तो ताम्रपाषाण काल में तांबे का प्रयोग हो रहा था, उसी में तांबे से बढ़कर प्रयोग होने लगा कांसे का, तो कांस्ययुगीन एक सभ्यता आई। कांस्ययुगीन मतलब एक कांस्ययुगीन एक दौर आया, एक युग आया। अगर दूसरे शब्द में बोले तो कांस्ययुगीन पाषाण काल के बाद और लौह युग के पहले वाला युग है। लौह युग की शुरुआत वैदिक काल में होती है, वैदिक काल के सेकेंड फेज में, उत्तर वैदिक काल में। तो लौह युग से पहले और पाषाण काल के बाद का जो है युग जो है कांस्य युग का काल था, और उसी युग में यह सभ्यता फली फूली और विकसित हुई, इसलिए इसे कहा जाता है कि यह सभ्यता कांस्ययुगीन थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी, यह ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। इस युग में आकर नगरों का निर्माण होने लगा था, नगर का विकास होने लगा था, तो यह सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी, और इसकी नगर निर्माण योजना बहुत ही बेजोड़ थी। इतनी बेजोड़ कि आज भी उस नगर निर्माण योजना का उपयोग किया जाता है। आज भी हम नगर बसाते हैं, नगर का निर्माण करते हैं, नगर में मकान बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, तो आज भी उस योजना का उपयोग किया जाता है। नगर निर्माण योजना का ही उपयोग नहीं किया जाता है। अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी चीजें आज भी समाज में धूमधाम से मौजूद है। सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज, उनकी धार्मिक परंपराएं आज भी समाज में धूमधाम से मौजूद है। इसीलिए कहा जाता है कि सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा, यूनान मिस्र रोम सब मिट गए, पर मगर अभी भी बाकी है हस्ती हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात कौन सी? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात कौन सी है? जब ये लाइन मैं पढ़ा करता था तो समझ नहीं आता था ये कुछ बात क्या है, कौन सी बात। लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़ लेंगे, समझेंगे, आज भी समझ जाएगा कि कुछ बात कौन सी है। पूरी बात तो नहीं समझेंगे, मगर हाँ धीरे धीरे आप समझ पाएंगे कि प्राचीन काल में जो संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज थे, परंपराएं, नगर निर्माण की योजना आज भी समाज में मौजूद है, आज भी हम उसका पालन करते हैं। तो कुछ बात
क्या है धीरे धीरे समझ आएगा आपको। जैसे हम एंशिएंट हिस्ट्री पूरी पढ़ा देंगे तो हर एक क्लास में बताएंगे कि कुछ बात कौन सी थी, जोड़ते जोड़ते सारा बात पता चल जाएगा कि कुछ बात कौन है जिस आधार पे हमारी हस्ती मिटती नहीं है। हम पे कई आक्रमण हुए, हमले हुए हमारे देश पे, यूनान मिस्र रोम पे भी हमले हुए और आक्रमणकारियों ने यहाँ पे धन दौलत लूटा। उसके साथ वे अपनी रीति रिवाज, अपनी संस्कृति को यहाँ पे स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वे स्थापित नहीं कर पाए। लेकिन यूनान मिस्र रोम में वे स्थापित कर दिया। उनकी जो रीति रिवाज थी, जो उनकी परंपराएं थी, उसको मिटाकर अपनी मतलब रीति रिवाज और संस्कृति को वहां पर लागू कर दिया आक्रमणकारियों ने। लेकिन भारत में वे ऐसा कर नहीं पाए। भला ही भारत को लूट लिया, लेकिन भारत की संस्कृति, इसकी धर्म, इसकी परंपराएं को वो मिटा नहीं सके, अपनी रीति रिवाज को लागू नहीं कर पाए। इसलिए कहा जाता है कि यूनान मिस्र रोम सब मिट गए, सब उनकी संस्कृति मिट गई। आज समाज में उनकी कोई भी परंपराएं, प्राचीन काल की जो उनकी परंपराएं थे, समाज में नहीं है। लेकिन हमारी जो आज की परंपराएं, आज भी परंपराएं बहुत ऐसी है जो प्राचीन काल से चली आ रही है और हमारी हस्ती मिटी नहीं है हमारी। तो समझेंगे कि कौन सी बात है, ठीक है आज। लेकिन इस तरह बात तो स्पष्ट होगा, जैसे सामाजिक पहलू पढ़ेंगे, धार्मिक पहलू पढ़ेंगे तो सारा बात स्पष्ट होगा कौन सी बात है। लेकिन आज जो कौन सी बात है समझेंगे नगर निर्माण योजना की, कि हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना, टाउन प्लानिंग कैसी थी। उसमें भी हम समझेंगे कि उसमें कुछ बात होगी जो आज भी कायम है, और धीरे धीरे से हम जब उसकी संस्कृति, रीति रिवाज समझेंगे, परंपराएं समझेंगे तो बहुत सारे बात समझ पाएंगे कि कौन सी बात थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, इसे क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता, ये बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें सिर्फ आज हम समझेंगे क्या, नगर निर्माण योजना कैसी थी इनकी, टाउन प्लानिंग, नगर निर्माण योजना। नगर निर्माण योजना की अगर हम बात करें तो नगरों का विभाजन सामान्यतः दो भागों में होता था, पूर्वी और पश्चिमी भाग में। नगर का विभाजन दो भागों में होता था, पूर्वी और पश्चिमी भाग में। पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग को निचला शहर के नाम से जाना जाता था, निचला शहर। जबकि पश्चिमी भाग को गाढ़ी या दुर्ग के नाम से जाना जाता था, गाढ़ी या दुर्ग। गाढ़ी या दुर्ग सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ होता था। गाढ़ी या दुर्ग जो होता था वो सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ होता था। ये जो है गाढ़ी दुर्ग सुरक्षा दीवार यानी किले से घिरा हुआ था। सुरक्षा दीवार यानी किले, किले से घिरा हुआ रहता था, जिसमें गाढ़ी या दुर्ग में शासक वर्ग के लोग रहते थे। शासक वर्ग, शासक वर्ग के लोग इसमें निवास करते थे, गाढ़ी और दुर्ग में, जो सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ रहता था। लेकिन निचला शहर सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ नहीं रहता था और इसमें समान जन के लोग रहते थे, सामान्य वर्ग, समान जन निवास करते थे। समान जन निवास करते थे निचला शहर में, जो सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ नहीं रहता था। लेकिन गाढ़ी दुर्ग सुरक्षा दीवार से घिरा रहता था, जिसमें शासक वर्ग के लोग रहते थे। लेकिन एक मात्र नगर है कालीबंगा, जिसका निचला शहर भी सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था। कालीबंगा, कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन नगर है जिसका निचला शहर भी सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था। निचला शहर पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन सा नगर था जिसका निचला शहर भी सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था, तो कालीबंगा। जो भी केवल एकमात्र नगर ऐसे हो जाता कि केवल
पहली बार, इस सारे एग्जाम में ज़्यादा पूछने की संभावना होती है, उसका महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो प्रायः है उससे ज़्यादा प्रश्न न पूछ के ज़्यादा जो यूनिक हो जाता है, जैसे केवल, पहली बार, यूनिक हो जाता है, यूनिक चीज एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो एकमात्र नगर कौन था? कालीबंगा, जिसका निचला सर्विस सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था। नगरों का विभाजन सामान्यतः दो भागों में ही होता था, पूर्वी और पश्चिमी भाग। लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था जिसका विभाजन 3 भागों में था। वहां दक्षिण में भी आवास बने हुए थे। तो धौलावीरा नगर का विभाजन 3 भागों में था। धौलावीरा धौलावीरा 3 भागों में यहाँ नगर का विभाजन था। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि कौन ऐसा हड़प्पा कालीन नगर था जहां नगरों का विभाजन 3 भागों में था। तो वह नगर था धौलावीरा, जहां नगरों का विभाजन 3 भागों में दिखाई देता है। ये थी मतलब नगर कैसे वहां पे बने थे। इसमें अगर बात करें अब नगर में सड़क की कैसी व्यवस्था थी, इस तरह शॉर्ट ले सकते हैं, इसी पीडीएफ में भी दिया हुआ है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहां से आप देख सकते हैं। अब हम बात करें नगर में सड़क कैसे थे। सड़क पर अगर बात करें, सड़क तो सड़क सामान्यतः कच्ची सड़क बनाई जाती थी, लेकिन मोहनजोदड़ो से पक्की सड़क के साक्ष्य मिले और सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री यानी समकोण पर काटते थे। तो सामान्यतः यानी प्रायः जो सड़कें थे किसी से बनी होती थी, कच्ची बनी होती थी। तो प्रायः सड़कें क्या थी? कच्ची थी। लेकिन पक्की सड़क के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले। पक्की सड़क के साक्ष्य कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते थे। तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। अगर मकान की बात करें, नगर में मकान कैसे थे, तो मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, लेकिन कालीबंगा से कच्ची ईंट से निर्माण के साक्ष्य भी मिले। हड़प्पावासी भवन निर्माण में उपयोगिता पर विशेष बल देते थे। वे कोशिश करते थे, उनकी प्राथमिकता होती थी कि भवन जितना हो मजबूत हो। वे अलंकरण पे ध्यान नहीं देते थे। अलंकरण मतलब होता दिखावा में नहीं होता कि मकान बन रहा है तो उस पर फूल काट देना, सजावट कर देना। तो अलंकरण पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देकर भवन की उपयोगिता पर बल देते थे कि भवन जितना हो मजबूत हो। और भवन में ईंटों को चुनेगार से जोड़ा जाता था। ऐसे भवन निर्माण में उपयोगिता पर विशेष तो बल दिया जाता था, लेकिन कालीबंगा से अलंकृत ईंट के साक्ष्य भी मिले हुए। तो कालीबंगा से 2 चीज मिले हुए। पहला तो मकान जो बनते थे पक्की ईंट से बनते थे, लेकिन कच्ची ईंट से निर्माण के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। और कालीबंगा से एक और चीज मिला। क्या मिला? कि हड़प्पावासी ध्यान देते थे, प्राथमिकता उनकी होती थी उपयोगिता पर कि भवन जितना हो मजबूत हो। लेकिन कालीबंगा से अलंकृत ईंट के साक्ष्य मिले। अलंकृत ईंट के साक्ष्य कालीबंगा से, अलंकृत ईंट के साक्ष्य कालीबंगा से मिले। हड़प्पावासी स्वच्छता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपने मकान के द्वार मुख्य सड़क की ओर न खोल के पीछे की ओर गलियों में खोलते थे, ताकि धूल, दुर्घटना, गंदगी से बचा जा सके। तो नगर में मकान जो होते थे उनकी द्वार और खिड़कियां सामान्यतः गली में खुलता था, लेकिन लोथल एक ऐसा नगर था जहां मकान के द्वार मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो मकान के द्वार प्राय कहां खुलते थे? पीछे की ओर गली में। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा नगर था, फिर बोल रहा हूं, जहां एकमात्र है वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लोथल एकमात्र ऐसा नगर था जहां मकान के द्वार क्या थे? मुख्य सड़क की ओर खुले हुए थे। मुख्य सड़क की ओर मकान के द्वार।
बाकी अन्य नगर में मकान के द्वार पीछे की ओर गलियों में खोलते थे, लेकिन लोथल में मुख्य सड़क की ओर खुला करता था। यही मकान, नगर में मकान कैसे बने हुए थे? अगर अब मकान बना तो उसमें उन लोग जल का भी उपयोग करते होंगे, स्नान भी करते होंगे, अन्य चीज के लिए प्रयोग करते होंगे जल का। तो जल निकासी की कैसी व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता में? तो अगर हम बात करें जल निकासी कैसे थी, जल निकासी जल निकासी जल निकासी की क्या व्यवस्था थी इनकी? तो हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की जो प्रणाली थी बेहद ही उत्तम थी। जल निकासी के लिए नालियां बनी हुई थी और नालियां को ढक दिया जाता था, ईंटों से या पत्थर के पट्टी से ढक दिया जाता था। और नालियों को पेयजल जहां स्रोत था उस स्रोत से दूर बनाया जाता था। और वहां जहां जिस जगह पे नालियां ज्यादा ढलान होती थी वहां पे नालियों को सीढ़ीदार बनाया जाता था ताकि पानी के वेग कम हो जाए और मिट्टी का कटाव ना हो। अगर इस तरह से अब देखा कि क्या अगर उनकी नालियां कैसे थी, पेयजल स्रोतों से दूर, नालियां ढके हुए थे, इसका मतलब है कि हड़प्पा वासी स्वच्छता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते थे। तब तो नाली को ढक देते थे, जैसे आज हम नाली को क्यों ढकते हैं? गंदगी से बचने के लिए। तो इसका मतलब स्वच्छता को ध्यान में रख के करते हैं। तो वैसा ही हड़प्पा वासी जो नली को ढके थे, इसका मतलब है कि वो स्वच्छता और स्वास्थ्य को प्राथमिकता में रखते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने, हड़प्पा सभ्यता में जितनी स्वच्छता और स्वास्थ्य पर बल दिया गया था, शायद ही किसी कांस्ययुगीन सभ्यता में बल दिया होगा लोगों ने स्वच्छता और स्वास्थ्य पे। कांस्ययुगीन सभ्यता मतलब कांस्य युग का जो दौर चल रहा था, पूरे विश्व में चल रहा था, कांस्य का प्रयोग हो रहा था। उस समय बहुत सारी सभ्यता विश्व में मौजूद थी। तो जितना हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने स्वच्छता और स्वास्थ्य पर बल दिया था, उतना शायद किसी अन्य कांस्ययुगीन सभ्यता में नहीं दिया गया था। तो नालियां कैसी थी? नालियां जल निकासी के लिए नालियां बनी हुई थी और नालियां क्या होती थी? ढकी हुई होती थी और पेयजल स्रोतों से दूर होता था। ये थी इनकी जल निकासी की प्रणाली, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब जल संरक्षण की अगर बात करें, इनकी जल संरक्षण की प्रणाली कैसी थी? जल संरक्षण, तो हड़प्पा वासी जल संरक्षण पर भी विशेष बल देते थे, विशेषकर जहां वर्षा की कमी और भूमिगत जल उपयोग के लायक नहीं होता था, वहां पे हड़प्पा वासी जल संरक्षण पे विशेष बल देते थे। धौलावीरा में जल संरक्षण के लिए विभिन्न जलाशयों का निर्माण किया गया था ताकि वर्षा के समय जल को संग्रहण कर उसकी पूर्ति, मतलब जल होगा, वर्षा होगी तो वर्षा जलाशय बनाएंगे तो वर्षा के पानी वहां पे जमा होगा तो अपनी आवश्यकता की जो पूर्ति आवश्यकता है जल की, उस आवश्यकता की पूर्ति होगी। इस उद्देश्य से धौलावीरा में विभिन्न जलाशयों का निर्माण किया गया था। अब देखा जाए कि जल निकासी की उनकी प्रणाली और जल संरक्षण की प्रणाली वर्तमान में भी प्रासंगिक है कि नहीं? प्रासंगिक है। आज भी हम जल निकासी के लिए नालियां बनाते हैं, ढके रहते हैं। जल संरक्षण के लिए भी आज हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, जल को बचाने के लिए मुहिम कितनी चल रहे हैं, कितने अभियान चल रहे हैं। व्यक्तिगत स्तर पे भी लोग जल का दुरुपयोग करने से बचते हैं। आप भी कोशिश करते ही होंगे कि जल का दुरुपयोग ना करें, जितना हो सके, जितना आवश्यकता उसका उपयोग किया जाए। पानी को गिराता है तो लोग बोलते भी है कि इतना क्यों बर्बाद करना पानी को। तो जल संरक्षण के लिए आज हम भी प्रयास कर रहे हैं। अगर सरकारी प्रयास देखें तो आज सरकार की जो योजना है, अभियान है कैच द रेन, कैच द रेन वर्षा के जल को रोकने के लिए है, जिसमें कहा गया कि जहां भी हो, जैसे भी हो, वर्षा के जल को रोको। वर्षा जब होती है तो जहां तहां पानी फैल जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, उससे अच्छा है कि उसको रोकने के लिए हम जलाशय बनाएं, गड्ढा खोदे, पोखरा बना दें ताकि पानी उसमें जमा हो और उसका उपयोग किया जाए। और एक जगह जाएंगे, अगर उपयोग भी होगा और नीचे भी जाएगा जमीन के अंदर, तो भूमिगत जल का स्तर भी बढ़ेगा और जो घर में चापाकल लगे हैं, मोटर लगे हैं, वो अच्छा से काम कर पाएंगे, अच्छा से पानी दे पाएंगे। तो कैच द रेन सरकार की आज बढ़िया प्रयास है, अभियान है जो कि चल रहा है।
अगर गैर प्रयास का हम देखें, गैर सरकारी प्रयास, तो महाराष्ट्र में आमिर खान और उनकी पत्नी किरण की द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। उनकी एक कार्यक्रम वो चला रहे हैं, पानी फाउंडेशन, जो कि गैर सरकारी प्रयास है, खुद उतना प्रयास कर रहे हैं, लेकर लोगों को चल रहे हैं और जल संरक्षण के लिए, जहां महाराष्ट्र के क्षेत्र में जल की कमी होती है वहां पे जल को रोकने, संरक्षण के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज भी हम जल संरक्षण के लिए बहुत काम कर रहे हैं, हर कोई काम कर रहा है। तो आज भी प्रासंगिक है हड़प्पा वासियों की जल निकासी और जल संरक्षण की प्रणाली। तो कहाँ बना था? धौलावीरा में, लिख लीजिएगा कि धौलावीरा में विभिन्न जलाशय का निर्माण किया गया हुआ था। इसलिए जल वर्षा के पानी को रोकने के लिए, कि वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जाए और उसका उपयोग किया जाए। मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार का निर्माण हुआ था। स्नानागार जो कि नगर में ही थे, सार्वजनिक एक स्नान कुंड बोलिए या स्नानागार बोलिए, स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। स्नानागार मोहनजोदड़ो में था, स्नानागार मोहनजोदड़ो। यह स्नानागार ऐसा माना जाता है कि ये धार्मिक स्नान के लिए था, यानी धार्मिक उत्सव पे लोग वहां पे स्नान करने जाते थे। स्नानागार की अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें, इस एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है कि है कहाँ, तो मोहनजोदड़ो में था। स्नानागार मान लीजिए ये थी, इसकी अगर लंबाई था 11.88 मीटर, इसकी चौड़ाई था 7.01 मीटर और इसकी गहराई था 2.43 मीटर। और यह स्नानागार में दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी, उतरने के लिए सीढ़ियां बना हुआ था। इस बीच में तालाब होता था जिसमें नहाते थे लोग, और किनारे और सीढ़ियां बनी हुई थी। आप देख सकते भी है स्नानागार। अगर मोहनजोदड़ो फिल्म देखे हैं कि नहीं देखे हैं तो आज देख लीजिए, ठीक है। जितना बार कई बार उपयोग करूंगा उसमें से बहुत सारा चीज बताएंगे कि मोहनजोदड़ो जो फिल्म है अच्छा प्रयास किया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के पर ही केंद्रित है, उसी पर बना हुआ फिल्म है। तो देखिए अच्छा मूवी है, बहुत कोशिश किया हुआ उसमें कि हर चीज दिखाने का प्रयास किया हुआ उसमें स्नानागार भी दिखाया हुआ है, स्नान कुंड देखिएगा, अब जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे हम आज ही नहीं कई अगला पार्ट में आएंगे तो उसकी धार्मिक और सामाजिक जीवन पढ़ाएंगे, उसके व्यापार समझाएंगे, तो उसमें भी मोहनजोदड़ो का जो फिल्म है उसमें सारा दिखाया हुआ है। तो देख लेंगे तो इसको पढ़ना आसान हो जाएगा, याद रहेगा बहुत चीज, ठीक है, देख सकते हैं, उसमें भी दिखाया हुआ है। दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरना होता था, इसमें आके स्नान लोग करते थे, और इस साइड में एक कमरा बना हुआ होता था जिसमें लोग कपड़ा बदलते थे, ठीक है, और यहाँ पे कपड़ा बदलते थे, कपड़ा एक कमरा बना हुआ रहता था। अगर देखा जाए तो यह संरचना क्या वर्तमान में किसी भी धार्मिक समारोह के लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं? आज भी किसी धार्मिक समारोह पे लोग एक विशेष स्थान पे जाते हैं स्नान करने, और वहां पर भी ऐसी स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है कि स्नान के लिए एक तालाब बना हुआ है, उसमें लोग जाके नहा रहे हैं, धार्मिक पूजा कर रहे हैं, आज भी है। तो यह स्नानागार था मोहनजोदड़ो में, और कमरे बने हुए थे कपड़ा बदलने के लिए। अब हम बात करें इस कितना था, कैसा था, कहाँ था। तो हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विस्तार की अगर बात करें तो यह उत्तर से दक्षिण में 1100 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ था। पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार लगभग 1600 किलोमीटर था। इसका सबसे पूर्वी पूरा स्थल है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ जिला में उत्तर प्रदेश के। सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, चिनाव नदी के तट पे है, जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी में है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, अहमदनगर जिला में। और सबसे पश्चिमी इसका पूरा स्थल जो है वो सुत कांगेडोर है, जो कि बलूचिस्तान में। अगर डायग्राम से देखें तो देख सकते हैं, तो ये इसका डायग्राम से देख लीजिए, ये पूर्वी हो गया भाग, ये पश्चिमी, ये उत्तरी और ये दक्षिणी, यही है ना। डायग्राम से बनाए होगा ना, ईस्ट इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ और इसको साउथ। तो ये बता रहे थे कि सबसे इसका उत्तरी और दक्षिणी विस्तार कितना बताए, 1100 किलोमीटर। 1100 किलोमीटर इसका उत्तरी दक्षिणी विस्तार है, और पूर्वी पश्चिमी इसका विस्तार है 1600 किलोमीटर।
और सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। नदी है हिंडन, हिंडन नदी पर आलमगीरपुर स्थित है। सबसे पश्चिमी सुदकांगेडोर है, जो कि बलूचिस्तान में है, दासक नदी के तट पर। सबसे उत्तरी जो इसका स्थल है मांडा है, जो कि चिनाव नदी के तट पे है, जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणी दैमाबाद है, महाराष्ट्र में, अहमदनगर जिला में। गोदावरी नदी है एक, उसकी सहायक नदी है प्रवर, उसी नदी पे है दैमाबाद, प्रवर नदी पे। अब कुछ हड़प्पा कालीन स्थल है जो वर्तमान में जिस राज्य में जहाँ पे अवस्थित है, यहाँ वही यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे में मुंडीगक और सुरतोघोई अफगानिस्तान में भी वर्तमान में स्थित है, जो कि हड़प्पा कालीन स्थल है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा कालीन स्थल सुरतोघोई कहाँ है वर्तमान में स्थित, तो अफगानिस्तान में। इस तरह से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। तो वही एग्जाम के लिए जितना भी बोर्ड पर दिख रहा है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कौन सी नदी पर है, कहाँ अभी वर्तमान में स्थित है। ये कई जगह, 2-3 जगह एग्जाम में पूछा हुआ सुरतोघोई का। सुरतोघोई कहाँ है अभी वर्तमान में? सुरतोघोई अफगानिस्तान में है। सिंध में मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो और कोटदीजी सिंध में। सिंध पाकिस्तान का एक प्रांत है। कालीबंगा भी राजस्थान में है। पंजाब में 2 है, देखिए, पंजाब में पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब। पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा है। पश्चिमी पंजाब अब पाकिस्तान का हिस्सा हो चुका है। ठीक है, ये पूछा गया है एग्जाम में कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल अब पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा जो है अब पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। तो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा, जो कि पश्चिमी पंजाब का हिस्सा था, अब पाकिस्तान का हिस्सा हो चुका है। पंजाब, पूर्वी पंजाब में अगर देखें, जो कि पूर्वी पंजाब भारत में है, पूर्वी पंजाब भारत, ठीक है, रोपड़, बारा और संघोल। उत्तर प्रदेश में है 3 स्थल, आलमगीरपुर, हुलास और मांडी। देखिए यहाँ पे है मांडी, ठीक है, यहाँ पर है मांडा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मांडी है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और मांडा है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो कंफ्यूज होना नहीं है। उसके बाद गुजरात में देखें तो गुजरात का कच्छ में और कठियावाड़ा में। कच्छ में है देसलपुर, तुरकोटदा और धौलावीरा। और गुजरात के काठियावाड़ा में लोथल और रंगपुर है। तो काठियावाड़ा में लोथल और रंगपुर, और कच्छ में यानी गुजरात के कच्छ जिला में है देसलपुर, सुरकोटदा और धौलावीरा। धौलावीरा भारत में, देखिए नदी भी याद रखिएगा कौन सी नदी पे है। जैसे मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, कोटदीजी कौन सी नदी पे, ऐसा ही प्रश्न पूछता है। तो ये है सिंधु नदी पे। ऐसे मैं लिखा नहीं, ऐसे पीडीएफ में लिखा हुआ है, वहां देख लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ में भी सारा लिखा हुआ है, पीडीएफ में देख लीजिएगा। जैसे कालीबंगा है तो घग्गर नदी पे है। इस तरह से जैसे हड़प्पा है, इसके साथ कौन सी नदी पे है ये सब देख लीजिएगा। रोपड़ कौन से है? रोपड़ सतलज नदी पे है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में भी एग्जाम में कई जगह पूछा हुआ। और लोथल किस नदी पे है? भोगवा नदी पे है। इस तरह से नदी भी याद रखिएगा। ठीक है, हरियाणा में क्या बोल रहे थे हम? धौलावीरा पे बात कर रहे थे। धौलावीरा जो है भारत में हड़प्पा कालीन स्थल में दूसरा सबसे बड़ा है। और नंबर 1 पे है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी है हरियाणा में, हरियाणा के हिसार जिला में है राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी जो है भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है, नंबर 1 पे। ऐसे हड़प्पा कालीन स्थल में सबसे बड़ा जो स्थल है वो है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। लेकिन भारत में अगर लगा दे प्रश्न, ऐसे पूछे कि सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है, तो मोहनजोदड़ो। लेकिन भारत में पूछ दे कि भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है, तो वह है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार जिला में है, घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। हरियाणा में बनावली, मिताथल और राखीगढ़ी। और धौलावीरा दूसरा है, सबसे बड़ा है भारत में। बलूचिस्तान में है सुदकांगेडोर, सुदकाको, बालाकोट और डाबरकोट। बलूचिस्तान का है, पाकिस्तान में है। ठीक है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछते हैं ना। तो आज यहीं पे रखते हैं। और आपको बोल दे रहा हूँ कि मोहनजोदड़ो जो फिल्म है देख लीजिएगा। क्यों देख लीजिएगा? क्योंकि बात सारा स्पष्ट हो जाएगा। और सारा इसके तो आज फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकेंड पार्ट अब लेके हम आएंगे, जिसमें हम इसकी धार्मिक जीवन हड़प्पावासियों की कैसी थी, उनकी सामाजिक जीवन कैसी थी, उस पर बात करेंगे। उसमें फिल्म का भी हम जिक्र करेंगे, उसमें दिखाया बहुत सारा, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, आज हम समझेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। विशेषता में हम हर क्षेत्र की विशेषता समझेंगे, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था कह लीजिए या विशेषता कह लीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं समझेंगे। विशेषताएं, विशेषता में हर क्षेत्र की विशेषता हम देखेंगे, या व्यवस्था भी कह सकते हैं।
व्यवस्था। इसमें हम देखेंगे आर्थिक व्यवस्था कैसी थी हड़प्पा वासियों की, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी हड़प्पा वासियों की, राजनीतिक व्यवस्था, उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था, और राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक तो पढ़ ली, तो उसके बाद धार्मिक, सामाजिक, धार्मिक, धार्मिक व्यवस्था कह सकते हैं, धार्मिक जीवन हड़प्पा वासियों की। तो विशेषता में हम इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे, इसमें हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम समझे आर्थिक व्यवस्था कैसी थी हड़प्पा वासियों की। तो आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था या विशेषता कह लीजिए, विशेषताएं, आर्थिक विशेषता। अब हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था को हमें समझना है। वैसे समझिए जैसे मान लीजिए कि अभी हमें यदि भारत की आर्थिक व्यवस्था को समझना है तो किन किन सेक्टर पे हम अध्ययन कर लेंगे तो हम भारत की आर्थिक व्यवस्था को समझ लेंगे। उन्हीं सेक्टर पे हम बात कर लेंगे तो हड़प्पा सभ्यता की भी समझ लेंगे। तो वो कौन कौन सेक्टर हैं जिसे आर्थिक व्यवस्था को समझने के लिए उसे समझना जरूरी है। जैसे किसी भी देश की हो आर्थिक व्यवस्था, तो कृषि कैसी है वहां पे ये देख लें, पशुपालन की क्या स्थिति है वहां पे ये देख लें, शिल्प उद्योग यानी उद्योग धंधे कितने विकसित है वहां पे इस बात को देख लें, और व्यापार वाणिज्य यानी व्यापारिक गतिविधियां कितनी विकसित है वहां पे। इन बात पे अगर हम बात कर लें, समझ लें, इस पर अध्ययन कर लें तो हम उस देश की किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को हम समझ लेंगे। तो किन किन क्षेत्र पर बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता को भी समझने के लिए उन्हीं क्षेत्र पर बात करना होगा। कृषि कैसी थी हड़प्पा वासियों की, कृषि, यहाँ पे पशुपालन की क्या स्थिति थी, पशुपालन, शिल्प उद्योग कितने विकसित थे, शिल्प उद्योग, और व्यापार वाणिज्य यानी व्यापारिक गतिविधियां, व्यापार वाणिज्य कितना विकसित। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए इन्हीं क्षेत्र पे बात करना जरूरी होता है, इन्हीं बात को समझना जरूरी होता है। तो हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था को समझना है तो इन्हीं बात पे समझना होगा, इन्हीं क्षेत्र को समझना होगा। एक एक करके हम सब पे बात कर लें। पहले हम कृषि देख लें कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि की क्या स्थिति थी, कृषि कितनी विकसित थी। एक एक करके सब पे बात कर लेंगे। कृषि, तो हड़प्पा वासी संगठित रूप से कृषि कार्य करते थे। वे गेहूं, जौ, सरसों, चना, कपास जैसे फसलों को उपजाते थे और इन फसलों को उपजाने से पहले भूमि की वे जुताई करते थे। जब भूमि की जुताई होगी तो भूमि की उर्वरता बढ़ेगी। अब इसका साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा से। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जब जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले कालीबंगा से तो क्या हुआ, उससे भूमि की उर्वरता बढ़ने की प्रमाण हुआ। जुताई खेत के होगा तो भूमि की उर्वरता क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। जब भूमि की उर्वरता बढ़ेगी तो कृषि उत्पादन बढ़ेगा। जब कृषि उत्पादन अधिक होगा तो अधिशेष कृषि की स्थिति पैदा होगी, सरप्लस होगा, खाने से अधिक होगा। जब खाने से अधिक होगा तो फिर उस अनाज को, उस फसल को रखने के लिए भी कुछ चाहिए। तो कालीबंगा से यहाँ पे फसल के नाम नहीं लिख रहे हैं, पीडीएफ में दिया हुआ क्या लिखे, सरसों, जौ, चना करते थे तो पीडीएफ में लिखा हो, देख लीजिएगा ना। कालीबंगा से, कालीबंगा से क्या मिले हैं, खेत जुताई के साक्ष्य मिले। खेत जुताई, खेत जुताई के साक्ष्य कहां से मिले, कालीबंगा। जब खेत जुताई के साक्ष्य मिले तो इससे यह बात स्पष्ट हुआ कि भूमि की उर्वरता क्या थी, अच्छी थी। खेत की जुताई हुई होगी तो भूमि की उर्वरता क्या होगी, बड़ी होगी। भूमि की उर्वरता बढ़ गई होगी, एरो मार दी ऊपर ऐसा लगा दिया, नहीं बढ़ी हुई। जब भूमि की उर्वरता बढ़ी होगी तो कृषि उत्पादन बढ़ा होगा, कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन बढ़ा होगा। जब कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो सरप्लस की स्थिति उत्पन्न होगी, अधिशेष कृषि होगा, खाने से अधिक होगा। तो अधिशेष कृषि, अधिशेष कृषि, अधिशेष, अधिशेष बोलो तो सरप्लस, सरप्लस,
सरप्लस कृषि। अब अधिशेष कृषि हुआ होगा, इसका क्या प्रमाण है? जैसे कालीबंगा से खेत के जुताई के साथ मिले, इससे हम बोल सकते हैं कि भूमि की उर्वरता बढ़ी होगी। लेकिन भूमि की उर्वरता बढ़ी होगी जरूर, तो अधिशेष कृषि हुआ होगा या ना होगा, मतलब खेत की जुताई होने से एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अधिशेष कृषि हुई होगी। लेकिन इसका क्या कोई प्रमाण है? जैसे मान लें कि आपके घर में, आपके यहाँ खेती होती है, खेती होती है तो कृषि उत्पादन होते होंगे, और आपसे बिना हम पूछे हुए आपके घर में जानना चाहें कि आपके घर में उत्पादन अधिशेष है कि नहीं, यानी फसल खाने से अधिक होता है कि नहीं, तो हमें आपसे जानकारी पूछना नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, आपके घर में जाएंगे हम और देखेंगे कि जो अनाज रखने के जो बर्तन होते हैं, जिसे मैं गांव में उसे कोठी बोलते हैं, कोठी भाड़ी, जिसमें चावल गेहूं दाल रखा जाता है। और जैसे हम आपके घर में गए और 3-4 कोठियाँ मुझे देखने के मिला बड़ा बड़ा, तो हम मान लेंगे कि आपके घर में पैदावार अच्छी होती होगी, तबे इतना सारा कोठियाँ हैं। जिसके घर में पैदावार होगा ही नहीं, जिसका खेत है ही नहीं, कृषि कार्य करते नहीं, वो क्यों कोठी पाड़ेंगे? कोठी होता है गांव में मिट्टी का बनता है, जिसे अनागार बोल सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता में उसे अनागार बोलते थे, जिसमें अनाज रखा जाता है। तो अब मिलेगा तो हम मान लेंगे कि आपके घर में अधिशेष कृषि हुआ होगा और उसमें सब अनाज आप रखते हैं। उसी तरह से अधिशेष कृषि कैसे, मतलब हड़प्पा सभ्यता में अधिशेष कृषि हुई होगी कैसे माने? तो उसका प्रमाण है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिला हुआ अनागार। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अनागार मिला है, अनागार। जब अनागार मिला जिसमें अनाज रखने वाला कोई बर्तन, मतलब अनागार, वैसे जैसे गांव में कोठी जिसको बोलते हैं वैसी तरह का, तो अनागार मिले। जैसे अनागार मिले तो क्या हुआ, इस बात से स्पष्ट हो गया कि हड़प्पा सभ्यता में अधिशेष कृषि हुई होगी, तभी अनागार है। जिस न तो ऐसे क्यों अनागार कोई पालेगा? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से क्या मिले, अनागार। लोथल कालीबंगा से मिले खेत की जुताई के साथ, जिससे यहाँ तक हम आए हैं कि अधिशेष कृषि हुआ होगा। और इस अधिशेष कृषि को प्रमाणित कर दिया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले हुए। हड़प्पा सभ्यता में धान की खेती प्रचलित नहीं थी, धान की खेती प्रचलित नहीं थी, इसे काट दें, नहीं प्रचलित नहीं थी। लेकिन लोथल और रंगपुर से धान के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? लोथल और रंगपुर से, लोथल एवं रंगपुर, लोथल एवं रंगपुर से धान के साक्ष्य मिले। अब देखिए यहाँ पर समझने की बात है कि प्रचलित नहीं थी और धान के साक्ष्य मिले, इसका मतलब हुआ, जिसे मैं ऐसे अगर एग्जाम्पल के तौर में समझे कि मान ले कि आज भारत में छुआछूत की अवधारणा है या नहीं, यानी लोग छुआछूत करते हैं? नहीं करते हैं, समानता कोई नहीं करता है। लेकिन 2-4 लोग आज भी हैं जो छुआछूत की भावना रखते हैं, अनटचेबिलिटी आज भी वो रखते हैं, और उसी तरह से लोगों के साथ व्यवहार भी करते हैं। तो अब 2-4 लोग व्यवहार उस तरह से करते हैं, इस आधार पर हम ये तो न कह देंगे ना कि भारत के सभी लोग छुआछूत की भावना से ग्रसित, भारत के लोग छुआछूत आज भी करते हैं, नहीं कहेंगे ना। उसी तरह यहाँ भी है, धान की खेती प्रचलित नहीं थी समानता, धान की खेती से हड़प्पा के हर लोग परिचित नहीं थे। लेकिन लोथल और रंगपुर से वहाँ से साक्ष्य मिले हैं, तो हो सकता है कि वहाँ के लोग थोड़ी बहुत मात्रा में धान खेती किए होंगे, तो वहाँ से साक्ष्य मिले, लेकिन प्रचलित नहीं थी, हर लोग इससे परिचित नहीं थे। तो ये तो एक हुई कृषि, कृषि समझ लिया। अब समझे पशुपालन की क्या स्थिति थी हड़प्पा सभ्यता। पशुपालन, तो हड़प्पावासी कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य करते थे। पशुपालन, तो कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य करते थे, और वे गाय बैल भैंस भेड़ बकरी जैसे पशुओं को पालते थे, जिनका उपयोग, आप बताइए, खुद ही बता दीजिए कि गाय भैंस बैल भेड़ बकरी का क्या उपयोग होगा। हड़प्पावासी के बारे में छोड़िए ना, आज आपके घर में गाय है, बैल है, भैंस है, तो क्या क्यों आप पाले हैं? क्या उद्देश्य? कुछ उद्देश्य तो होगा ना, उसे कुछ फायदा होता है तभी तो रखे हैं। तो जो आज फायदा हो रहा होगा कल भी वही फायदा होता होगा। आज गाय दूध देती है, कल भी दूध देती होगी और आगे भी दूध देगी, है ना? वही फायदा होगा जो आज है।
तो गाय पालते थे तो क्या होगा, गाय का क्या फायदा होता होगा। गाय बैल क्यों पालते थे वे, जो आज लोग पालते उसी लिए वहां उस समय भी पालते होंगे। गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी और हाथी, ऐसे अन्य पशु को भी पालते, गधे भी पालते थे। अब समझिए, गाय कोई पालेगा तो क्या करेगा, गाय क्या कर देगी, दूध देगी। दूध देगी तो दूध पियेंगे लोग, आज भी पीते, उस समय भी पीते थे। दूध से दही बनेगा और दही से क्या होगा, आगे माठा भी बनेगा, यानी दूध से जुड़ी हुई अन्य सामग्रियां भी बन जाएगी, है ना। तो दही से माठा बनाने के समय में क्या होता है, घी भी निकल जाता है, तो घी भी बन जाएगा, यानी बटर निकलता है, बटर से घी बनता है। और क्या, गाय का भी और क्या प्रयोग होता है, क्या उपयोग करते हैं, मांस के लिए करते हैं। हम गाय का मांस खाते भी हैं, ठीक है। मतलब सभी लोग नहीं खाते, मगर हाँ उस समय भी लोग खाते थे गाय, आज भी खाते हैं, कोई खा रहे, आदमी ही खा रहे ना, तो मांस खाते हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करके नहीं समझिएगा, यहाँ राजनीति नहीं हो रहा, हम लोग समझने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप समझने के वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मांस उस समय भी लोग बीफ खाते थे, आज भी लोग खाते हैं, ठीक है। अब बताइए गाय से क्या होगा, गाय की जो चमड़ी होती है, स्किन, उससे बहुत सारा चर्म सामग्रियां भी बनती हैं, उस समय भी बनते हैं। जैसे आज बेल्ट है, पर्स है, जूता भी चमड़ी के बनते हैं, चमड़ा का। और अन्य भी सामग्रियां बहुत सारी हैं जो चर्म सामग्रियां है, उसमें चर्म का, यानी गाय भैंस का जो है चमड़ी का उपयोग किया जाता है। तो चर्म सामग्रियां आज भी बनती है, उस समय भी बनती हैं। चर्म सामग्री आज एक थोड़ा मॉडिफाई हो गया है, एक से एक नया नया उसमें तकनीक उपयोग करते हैं। बैल का उपयोग क्या करेंगे, बैल दूध तो नहीं देती है, तो बैल का क्या होगा, हम खेत जोतेंगे, हल जोतेंगे, है ना। तो खेत की जुताई करने के लिए, यानी कृषि कार्य के लिए बैल का उपयोग होता है, कृषि कार्य। और क्या होता है, बैल से बैलगाड़ी बनता था, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। और बताइए, बैलगाड़ी आज है कि नहीं, आज भी गांव में होगा। आज से 10 साल पहले तो बैलगाड़ी हर गांव में 1 2 4 मिल ही जाता देखने को। बैलगाड़ी पे चढ़े हैं, मैं तो चढ़ा हूँ, शायद आप लोग भी चढ़े होंगे। बैलगाड़ी से बारात भी मैं गया हूँ, शायद आप लोग भी गए होंगे। इसे कितना 8 7 10 साल पहले गांव में, हर गांव में 1 2 बैलगाड़ी देखने को मिल जाता था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में बैलगाड़ी ही प्रचलित थी, वहां पे बस और ट्रक नहीं चलते थे, ठीक है। तो बैलगाड़ी। अब भैंस का क्या उपयोग होगा, भैंस का वही उपयोग होगा जो गाय का होगा। गाय भी दूध देती है, भैंस भी, उसका भी मांस खाएंगे हम, अन्न भी बनेगा। भेड़ है तो भेड़ का क्या होगा, तो भेड़ का मांस खाएंगे, है ना। और भेड़ के साथ और क्या इसका होगा, सबसे अच्छा इसका है जो क्या बोलते हैं उसका, कंबल। कंबल बनता है ना, भेड़ के जो बाल का होता है कंबल बनता है, यानी वस्तु भी बन जाएगा, तो कंबल, ठीक है। बकरी का क्या करेंगे, बकरी का भी मांस खाएंगे, आज भी खाते हैं। और क्या, बकरी भी दूध देती है, दूध पिए बकरी का, लोग करेंगे बकरी का दूध पिए होंगे ना, जरूर पिए होंगे। बकरी का दूध फायदा भी करता है, डॉक्टर जब आपकी हड्डी टूट जाए, कहीं बोन आपका टूट जाता है, तो डॉक्टर सलाह देता है इस पे बकरी का दूध मालिश करिए, इसका भी फायदा होता है कि हड्डी हाली जुड़ जाता है। और फिर लू मार देता है ना, गर्मी के दिन में लू मार देता है, तो क्या होता है, बकरी का दूध पूरा देह पर थोप लिया जाता है, मतलब लेप लिया जाता है, जो हाली बुखार उतर जाता है। तो बचपन में तो थोपा ही होगा, बच्चे में खूब खेलते होंगे दिन भर दोपहरिया में, कंचा गुल्ली डंडे, है ना। तो बुखार लगता था, हमेशा लू मारता था, तो मम्मी क्या करती थी, मम्मी धर के पूरा दूध लेप देती थी कि हाली बुखार ठीक हो। और दूध पीने के लिए मिल जाता था, तबीयत खराब हुआ तो। दूध पिए कभी, कैसा स्मेल आता है, वैसा ही जैसा बकरी का स्मेल आता है ना, जैसे बकरी महकती है ना, वैसा दूध भी उसका महकता है, पर फायदा करता है बकरी का दूध, है ना। हाथी का उपयोग क्या करते हैं, वस्तु धोने के लिए करते होंगे। तो आप बताइए, और इसका ना हड़प्पावासी मनोरंजन के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी मतलब पशुओं का प्रयोग करते थे, मनोरंजन। ऐसे मनोरंजन के अन्य साधन भी कैसे करते थे मनोरंजन पशुओं से, वो पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते, जैसे मुर्गा मुर्गी को लड़ाते थे, मुर्गा मुर्गी पालन करते थे, मुर्गा मुर्गी को आपस में लड़ाते थे, बैल सांड को आपस में लड़ाकर मनोरंजन का कार्य करते थे। ऐसे मनोरंजन के लिए अन्य साधन भी थे। जब हम सामाजिक जीवन समझेंगे, हड़प्पावासियों की सामाजिक जीवन पर बात करेंगे, तो वहाँ बताएंगे कि हड़प्पावासी मनोरंजन के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे। लेकिन मनोरंजन के लिए वो इस पशु पक्षियों को, पशु पक्षी के लड़ाते भी थे मनोरंजन के लिए। तो आप कोरिलेट करिए कि हड़प्पावासी कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य करते थे, और वे गाय बैल भैंस भेड़ बकरी आदि पशुओं को पालते थे, जिनका उपयोग
भोजन आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ कृषि कार्यों हेतु परिवहन के लिए, बैलगाड़ी तो परिवहन होगा, परिवहन के लिए विभिन्न वस्तुओं जैसे चर्म सामग्री, वस्त्र के निर्माण और मनोरंजन के लिए किया करते थे। हड़प्पावासी घोड़े से परिचित नहीं थे। घोड़े, हड़प्पावासी घोड़े से परिचित नहीं थे, यानी घोड़ा से परिचित नहीं थे। आप मोहनजोदड़ो मूवी देखें, इससे पीछे वाला वीडियो में हम बोले थे कि मोहनजोदारो जो मूवी है, ऋतिक रोशन हीरो है, उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता पर ही बना हुआ है, बढ़िया मूवी है, सब चीज़ दिखाने की उसमें कोशिश किया हुआ। उसमें क्या है, जब मोहनजोदड़ो में जाते हैं ऋतिक रोशन व्यापार के लिए, तो वहाँ पे व्यापारिक मेला लगा रहता है, तो उसमें कोई घोड़ा बेचने के लिए लाता है हड़प्पा सभ्यता में, मतलब उस एरिया में, लेकिन उस वहाँ के लोग उससे परिचित नहीं थे। तो ऋतिक रोशन देख के मतलब अचंभा में रह जाते कि कौन सा जानवर है। तो फिर पूछते हैं कि कौन सा जानवर है, तो क्या बोलती है लड़की जो लेके जाती है घोड़ा लेके जाते रहती है, बोलती है घोड़ा, थोड़ा जोर देती है उस पर, है ना। डायरेक्टर जो है उस पर जो राइटर था वो जोर देना चाह रहा था कि घोड़ा से परिचित नहीं थे लोग, लेकिन फिर भी लोथल, कालीबंगा और सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। याद रखिएगा कि यहाँ से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। हो सकता है कि आया होगा कहीं से, घोड़ा यहाँ पे मर गए होंगे, उसका हड्डी मिला होगा, लेकिन समानता घोड़े से परिचित नहीं था हड़प्पा वासी। तो ये होगा पशुपालन। अब हम समझे शिल्प उद्योग कितने विकसित है हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, देखिए ये सारा कोई हम ज़्यादा डीप में नहीं सब हो रहा है, इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ठीक से। देखिए जो आप बुक पढ़ते हैं उसी सारा बुक उसमें भी दिया हुआ है। समानता जो है लोग हैं एसएससी जब जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले लुसेंट पढ़ते हैं ना, तो ये लुसेंट में हर चीज़ मिल जाएगा, बस उसी चीज़ को हम एक्सप्लेन यहाँ पे कर दे रहे हैं ताकि रटने ना पड़े आपको, है ना। ठीक है, अब हम समझे शिल्प उद्योग। शिल्प उद्योग रटेंगे, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और बार बार भूलेंगे, लेकिन समझ लेंगे तो 2 घंटा 3 घंटा के वीडियो भला ही देखने पड़ जाए, मगर एक बार देख लेंगे तो बहुत सारे चीज़ याद रहेंगे और भूलिएगा नहीं, क्योंकि कहानी की तरह जब समझा जाता है तो कहानी की तरह याद हो जाता है ना। ठीक है, अब शिल्प उद्योग की बात करें तो इससे पीछे वाला वीडियो में पार्ट 1 में हम बताए थे कि वहाँ हड़प्पा सभ्यता में मकान जो थे पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। तो मकान पक्की ईंट से बने, इसका मतलब है कि ईंट पकाने के लिए उद्योग रहे होंगे। जैसे आज मकान पक्की ईंट से बनते हैं, तो ईंट पकाने के लिए ईंट भाटा है जिसमें हम ईंट पकाते हैं। उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में मकान पक्की ईंट से बनना था, इसका मतलब है कि ईंट को पकाने के लिए ईंट उद्योग रहे होंगे। और इसी तरह से हड़प्पावासी को देखा जाए कि वस्त्र उपयोग करते थे, वो सूती वस्त्र और ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते थे, इसका मतलब है कि वस्त्र उद्योग भी रहे होंगे। और मृदभांड उद्योग और विभिन्न आभूषण धारण करते थे, इसका मतलब आभूषण बनाने के भी उद्योग रहे होंगे। तो शिल्प उद्योग में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में बने हुए पक्की ईंटों के मकान ईंट उद्योग की उपस्थिति को सूचित करता है। तो उनके द्वारा धारण किए जाने वाले सूती कपड़े और ऊनी कपड़े वस्त्र उद्योग की उपस्थिति को सूचित करते हैं। और इसी तरह मृदभांड उद्योग, धातु उद्योग आदि विकसित अवस्था में थे, जो श्रम के विभाजन और विशेषीकरण से युक्त हैं। देखिए श्रम के विभाजन मतलब हुआ, जैसे आज कोई इंडस्ट्री है तो श्रम का विभाजन होता है ना, कोई क्लर्क है, कोई उसमें मैनेजमेंट का काम देख रहा है, कोई लेबर है, तो क्या होता है सबका काम बटा हुआ रहता है, तो श्रम का विभाजन। और विशेषीकरण मतलब हुआ तो कोई किसी काम के लिए विशेषज्ञ है, स्पेशल होता है, वह वही काम करता है। तो उस समय भी हड़प्पा सभ्यता में भी श्रम का विभाजन होता था और विशेषीकरण, जो कोई विशेषज्ञ है तो वो काम करता था। तो शिल्प उद्योग यही था इसमें। अब बात करें व्यापार वाणिज्य की, व्यापार वाणिज्य तो ये भी समझ लिया। अब हम बात कर रहे हैं व्यापार वाणिज्य पे, ठीक है। और लास्ट है आर्थिक व्यवस्था को समझ लेंगे, इतना समझ लिया। अब बात कर लें व्यापारिक गतिविधियां। व्यापार, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य में अगर बात करें तो व्यापार होगा तो क्या होगा, व्यापार में क्या होता है, लेन देन होता है, यानी आयात निर्यात होता है। एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है तो आयात निर्यात होगा। आयात निर्यात, आयात निर्यात
और क्या होगा, अब आयात निर्यात करेंगे, कहीं से सामान खरीद के लाएंगे, कहीं बेचने के लिए ले जाएंगे, तो क्या चाहिए, परिवहन के साधन चाहिए, तो यातायात व्यवस्था भी चाहिए। तो हड़प्पा सभ्यता में कैसी थी यातायात व्यवस्था, ये देख लेंगे। यातायात व्यवस्था, अब लेन देन करेंगे तो माप तौल भी चाहिए, माप करेंगे तब तो बेचेंगे ना खरीदेंगे, माप तौल चाहिए। और क्या चाहिए, लेन देन करेंगे तो विनिमय के साधन भी चाहिए। तो विनिमय कैसा था, विनिमय के साधन क्या थे, वस्तु विनिमय था या मुद्रा था, देखेंगे। विनिमय प्रणाली कैसी थी, या विनिमय के साधन भी बोल सकते हैं, विनिमय प्रणाली। यहाँ पे समझते हैं कि नहीं, व्यापार और वाणिज्य में अंतर। व्यापार मतलब हो गया कि लेन देन करना, खरीद बिक्री करना। वाणिज्य मतलब होता है कि उस प्रक्रिया में भाग लेता है, यानी उस प्रक्रिया को पूरा कर, जैसे ऐसे एग्जाम्पल के समझ है कि कोई आप वह खरीदने गए, कुछ टमाटर ही खरीदनी है, कि टमाटर खरीदे 1 kg, तो टमाटर खरीदे तो लेने क्या किए, टमाटर। तो ये व्यापार का भाग हो गया। लेकिन टमाटर के साथ साथ आपको प्लास्टिक भी मिलता है, प्लास्टिक में लाते हैं, तो आप प्लास्टिक खरीदने गए थे नहीं, तो फिर भी आपको प्लास्टिक में मिलता है, तो प्लास्टिक हो गया वाणिज्य, और टमाटर ले लिए आप, ये व्यापार का भाग हो गया। यदि मान लीजिए कि उसके पास प्लास्टिक नहीं होता, टमाटर तो है लेकिन प्लास्टिक खत्म हो गया है, तो क्या आप लेते हैं वहां से टमाटर, नहीं, लेकिन प्लास्टिक है ही नहीं तो क्यों ले। तो व्यापारिक गतिविधियां की जो थी वह क्या होता, पूरी नहीं हो पाती। तो वाणिज्य जो है उस व्यापारिक जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में भाग लेकर उस प्रक्रिया को पूरा करता है, ठीक है। वही होता है व्यापार, यानी व्यापार हो गया ट्रेड, अब वाणिज्य यानी कॉमर्स, ठीक है। एक एक करके इससे बात कर ले। आयात निर्यात में क्या करते थे, तो हड़प्पा वासी, यहाँ समझ ले आयात निर्यात, आयात और निर्यात। तो आयात हो गया, यहाँ निर्यात कर लें। आयात मतलब होता है दूसरे देश से खरीदना, और निर्यात में दूसरे देश को बेचना, ठीक है। तो आयात में वो क्या करते थे, बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर, सोना, चांदी, ये सब का वो आयात करते थे। और निर्यात में वे लकड़ी के सामान, लड़की लिखा रहा है सॉरी, लकड़ी के सामान और हाथी दांत की सामग्री, हाथी दांत सामग्री, और वस्त्र भी वो निर्यात करते थे यानी बेचते थे। ये सब उनके निर्यात के वस्तु थे, और वो खरीदते थे दूसरे देश से बहुमूल्य पत्थर। बहुमूल्य पत्थर में अगर देखें तो लाजवर्द एक पत्थर होता था, लाजवर्द। ये एक जो इसकी प्राप्ति जो करते थे वो बदखसा, बदखसा, बदखसा अफगानिस्तान में है, ठीक है, अफगानिस्तान, बदखसा से करते थे। लाजवर्द एक पत्थर है नीले रंग का, जो कि बहुमूल्य पत्थर है, आज भी लोग उसका प्रयोग करते हैं, जिसे रिंग बनाने में उसका उपयोग करते हैं। ऐसा मानते हैं कि वो चमत्कारी पत्थर है, और लोग उसका उपयोग करते हैं, पहनते हैं कि मतलब मेरी जो उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है वो पूरा हो जाए, और इस उद्देश्य से पहनते हैं लोग, आज भी पहनते हैं लोग। तो लाजवर्द की प्राप्ति हड़प्पा वासी कहाँ से करते थे, अफगानिस्तान में एक स्थान है बदखसा, वहां से वो करते थे। और हड़प्पा वासी तांबे की प्राप्ति, तांबे यानी तांबा की प्राप्ति वे गणेश्वर से करते थे। गणेश्वर है भारत में, राजस्थान, वर्तमान में जो राज्य है राजस्थान वहां है। तो हड़प्पा वासी तांबे की प्राप्ति राजस्थान से करते थे। ये एसएससी एमटीएस 2021 का प्रश्न है, एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा हुआ है एसएससी एमटीएस में, कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु की प्राप्ति होती थी, तो तांबा की। ये एग्जाम में पूछा हुआ, समझिए, एसएससी एमटीएस एसएससी का सबसे लो एग्जाम हो जाता है, उसमें इतना गहराई में प्रश्न पूछा हुआ है व्यापार वाणिज्य से। एग्जाम का स्टैंडर्ड समझ ही रहे हैं, अब धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है, तो आपको समझना भी होगा उसी लेवल पे, ठीक है। तो तांबे की प्राप्ति वे गणेश्वर से करते थे, राजस्थान से करते थे। अब हम बात करें यातायात, यातायात निर्यात समझ लिए। अब हम बात करें यातायात व्यवस्था की साधन क्या थे, यातायात कैसे करते थे, परिवहन के क्या साधन थे, परिवहन के साधन यानी यातायात व्यवस्था, यातायात व्यवस्था या परिवहन के साधन बोल लीजिए।
तो हड़प्पा सभ्यता में यातायात के लिए स्थल मार्ग और जल मार्ग प्रचलित, स्थल मार्ग और जल मार्ग, यही दो मार्ग प्रचलित है। वायु मार्ग प्रचलित नहीं था उस समय, जहाज नहीं थे, मतलब हवाई जहाज नहीं था, एरोप्लेन नहीं था, ठीक है। तो स्थल मार्ग और जल मार्ग प्रचलित था। स्थल मार्ग के लिए प्रमुख परिवहन जो था बैलगाड़ी था, बैलगाड़ी ही उस समय स्थल मार्ग के प्रमुख परिवहन थे। और जल मार्ग के लिए नाव और जहाज का प्रयोग किया जाता था, नाव और जहाज। जब देखिएगा मूवी मोहनजोदारो, तो जब ऋतिक रोशन व्यापार के लिए जब मोहनजोदड़ो जाते हैं तो वो अपनी वस्तु लेके किससे जाते हैं, बैलगाड़ी से जाते हैं, है ना। तो स्थल मार्ग के लिए बैलगाड़ी प्रमुख परिवहन था। लोथल और सुरकोटदा, लोथल और सुरकोतदा हड़प्पा कालीन बंदरगाह थे, बंदरगाह, पोर्ट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, बंदरगाह, हिंदी में से पत्तन भी बोलते हैं ना, याद रखिएगा, बंदरगाह या पत्तन। कई एग्जाम में पतन वर्ड यूज किया हुआ है, लेकिन कंफ्यूज होता है कि पतन क्या लिख दिया था कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन पतन है। तो सबको लगा कि पतन तो हड़प्पा का हुआ था बाढ़ से, लेकिन पतन वो नहीं था, पतन मतलब बंदरगाह से पूछ रहा था, है ना। तो लोथल और सुरकोटदा हड़प्पा कालीन बंदरगाह थे। सामान्यतः वो एग्जाम में लोथल ऑप्शन रहता है, लेकिन सुरकोटदा भी बंदरगाह थे, दोनों ही गुजरात में है ना। लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले, लोथल से गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड, गोदीबाड़ा डॉकयार्ड, डॉकयार्ड, डॉकयार्ड का मतलब होता है जहाज बनाने का स्थान। तो लोथल से क्या मिले, पूछा हुआ एग्जाम में, कई जगह पूछा हुआ एग्जाम में है कि गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से। और गोदीबाड़ा का मतलब क्या होता है, जहाज बनाने का स्थान। तो यह था यातायात व्यवस्था की, उनकी व्यवस्था, परिवहन के साधन। अब हम बात करें मापतौल की क्या प्रणाली थी। तो मापतौल में अगर हम देखें, मापतौल की प्रणाली, मापतौल, हड़प्पा सभ्यता में मापतौल भी किया जाता था। और मापतौल की जो उनकी इकाई थी 16 के अनुपात में थी, 16 के अनुपात मतलब गुणक, 16, 32, 64 ऐसे करके उनका मानक था। और प्रमाण में देखें तो मोहनजोदड़ो से मिला है तराजू, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से मिला है तराजू। और लोथल से मिला है हाथी दांत का स्केल, लोथल से हाथी दांत का स्केल, हाथी दांत का स्केल, हाथी दांत स्केल, ये है हड़प्पावासी के मापतौल की प्रणाली थी। अब हम विनिमय की प्रणाली समझे कि विनिमय कैसे करते थे। विनिमय के क्या प्रणाली थे, विनिमय प्रणाली, विनिमय प्रणाली, विनिमय प्रणाली या विनिमय के साधन ही बोल सकते हैं। विनिमय के लिए वस्तु विनिमय प्रचलित थी हड़प्पा सभ्यता में, वस्तु विनिमय। मुद्रा का प्रचलन, वस्तु विनिमय था, मुद्रा का प्रचलन नहीं था, यानी मुद्रा प्रचलित नहीं थी। जैसे देखिएगा जब ऋतिक रोशन जाते हैं मोहनजोदड़ो नील बेचने, तो मोहनजोदड़ो जाते हैं तो वहां पे जब अब नील रखते हैं अपना बेचने के लिए, जब ग्राहक आते हैं तो क्या बोलते हैं कभी वो 10 रुपए केजी है, 20 रुपए केजी है, नहीं। उनका डीलिंग कैसे होता है उन लोगों को, 8 गुनी गेहूं के बदले 3 गुनी नील, यानी 8 किलो गेहूं देंगे तो 3 गुनी नील लेंगे। देखिएगा मूवी में ऐसा दिखाया हुआ है, ठीक है। जब वो नील बेचने जा रहे हैं तो जब बेचते हैं तो अपना दाम रखते हैं, तो फिर मोहनजोदड़ो ऋतिक रोशन बोलते हैं कि नहीं, 10 गुनी गेहूं के बदले 3 गुनी, यानी 10 किलो लेंगे गेहूं तब देंगे 3 किलो नील, ठीक है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, मुद्रा का प्रचलन नहीं था। वर्तमान में बात करें तो आज वस्तु विनिमय प्रणाली है या नहीं। जो शहर में जन्म लिए होंगे, शहर में ही पले बड़े हैं, खाली पैसा ही देखे हैं, वो बोलेंगे कि नहीं है, आज मुद्रा है। लेकिन देहात के हैं वो बोलेंगे कि आज मुद्रा भी है, वस्तु विनिमय भी प्रणाली। गांव में 80 से आज भी 80-90% की जो लेन देन होता है वो वस्तु विनिमय प्रणाली में होता है। गांव में जब सब्जी वाले भाई आते हैं बेचने ठेला लेके, तो क्या वो बोलते हैं कि, कभी बोलते ही नहीं वो कि 10 रुपए केजी आलू है, 20 रुपए केजी आलू, कुछ नहीं, प्याज ऐसे है, सीधे बोलते हैं क्या, धान से बदला आलू, है ना, यही नहीं बोलते हैं, धान से बदला है आलू, टमाटर है, धान से अधिया, अधिया मतलब 1 केजी धान देंगे तो आधा केजी टमाटर देंगे, ऐसे ही होता है ना गाँव में।
बचपन के ध्यान याद कीजिए, जब कुछ बिकने आता था गांव में, कुछ भी जैसे मलाई बर्फ, तो क्या करते थे हम लोग, पैसा नहीं ले जाते थे, क्या करते थे, चावल निकाले घर में से 1 गिलास और लेके चल दिए बर्फ लेने, है ना। बर्फ वाला को बोले कि लीजिए चावल, ऐसी बर्फ दे दीजिए, वो चावल ले लेता था, बर्फ दे देता था, तो वस्तु विनिमय तो हुआ, चावल के बदले मलाई बर्फ मिल गया, है ना। तो ये है, आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली है, गांव में बहुत चलते हैं, बहुत अभी भी बहुत है स्तर पे। मुद्रा भी प्रचलन है और वस्तु विनिमय भी गांव में होता है, ठीक है। तो विनिमय प्रणाली, तो ये सारे आप समझ गए, व्यापारिक यही थी, आयात निर्यात समझ लिए, यातायात व्यवस्था, मापतौल समझ लिए, विनिमय प्रणाली समझ ली। इसका क्या प्रमाण है, अगर प्रमाण के तौर पे हम देखें तो व्यापारिक प्रमाण क्या है, कैसे हम समझे कि हड़प्पावासी का ऐसा व्यापार होता था। इसके प्रमाण के तौर पर मेसोपोटामिया के एक सम्राट, मेसोपोटामिया इराक का प्राचीन नाम है, वहां एक सम्राट हुए, उसका नाम सारगौन था, उनके अभिलेख से यह पता चलता है हड़प्पावासियों का सारा व्यापारिक संबंध। उस अभिलेख में लिखा हुआ है कि दिलमुन, ये उसमें लिखा हुआ है कि दिलमुन मतलब बहरीन का प्राचीन नाम था, दिलमुन, माकन यानी मकरान के खाड़ी, और मेलूहा, देखिए वर्ड याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है, मेलूहा मतलब हुआ हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन नाम था, हड़प्पा सभ्यता ज्यादा था मेलूहा। तो मेलूहा के व्यापारी जहाज लाते थे वहां, ये बात को बताए हैं अभिलेख में, जिसमें दिलमुन यानी बहरीन जो था मध्यस्थता की भूमिका निभाता था, और इस व्यापार वाणिज्य का जो संतुलन था हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में था, यानी सरप्लस हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में था। तो प्रमाण के तौर पर मेसोपोटामिया के सम्राट का अभिलेख है, सारगौन का अभिलेख, ठीक है। सबसे उसमें इंपॉर्टेंट है मेलूहा शब्द, पूछा हुआ एग्जाम में कि मेलूहा किसके लिए यूज किया जाता था शब्द, तो हड़प्पा सभ्यता के लिए। अब हो गया, हमें आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से हम समझ लिए, अब हम समझे राजनीतिक गतिविधियां, यानी राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक विशेषताएं कह सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, तो राजनीतिक की व्यवस्था करें तो केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, केंद्रीकृत शासन प्रणाली, केंद्रीकृत शासन प्रणाली। क्यों केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, केंद्रीकृत शासन क्योंकि हड़प्पा के सभी नगरों में भवन निर्माण की प्रणाली और मापतौल की प्रणाली समानता एक समान दिखता है, इसलिए अनुमान लगाया गया कि शासन का जो प्रणाली था केंद्रीकृत, और शासन का संचालन जो था वह वणिक वर्ग के हाथ में था, वणिक वर्ग, वणिक वर्ग, वणिक वर्ग के हाथ में था। वणिक वर्ग मतलब वह वर्ग जो व्यापार के माध्यम से, व्यवसाय के माध्यम से अपने जीवन चलाता है, जीविकोपार्जन चलाता है, यानी व्यापारी। तो हड़प्पा सभ्यता में जो शासन का संचालन था व्यापारी वर्ग के हाथों में था। राजनीतिक विशेषता में, व्यवस्था में यही है, इसमें और कोई ज्यादा जानने की जरूरी नहीं है। अब हम बात करेंगे हड़प्पा वासियों की सामाजिक जीवन और उनकी धार्मिक जीवन कैसे थी, जो एग्जाम के लिए तो सब महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम इसको बात करेंगे, इस पे सामाजिक जीवन पे और धार्मिक जीवन पर, लेकिन इस पे बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज यही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे जल्दी में। आज हम बात करेंगे हड़प्पा वासियों की सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में, एक एक करके दोनों पर बात करेंगे। पहले समझ लेंगे कि हड़प्पा वासियों की सामाजिक जीवन कैसी थी, उसके बाद हम बात करेंगे धार्मिक परंपरा यानी धार्मिक जीवन के बारे में हड़प्पा वासियों की। एक एक करके दोनों पर बात कर लें। पहले समझ लें हड़प्पा वासियों की सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन। इससे पीछे वाले वीडियो में आर्थिक और राजनीतिक विशेषता पर बात कर लिए थे, पार्ट 2, ये पार्ट 3 है हड़प्पा सभ्यता का, देखें तो ठीक है ना, देख भी सकते हैं आर्थिक और राजनीतिक विशेषताएं। सामाजिक जीवन में अगर बात करें वर्ण व्यवस्था की, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के तहत समाज में द्विवर्ण और चतुर्वर्ण यानी चतुवर्ण, चतु माने 4, चतुवर्ण व्यवस्था। तो समाज में द्विवर्ण और चतुवर्ण व्यवस्था मौजूद थी। द्विवर्ण के तहत ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण बटे हुए थे। ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, और चौथा वर्ण व्यवस्था के तहत 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
इसके तहत 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण में, जो बाकी जो है क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वो गैर ब्राह्मण हो गए। तो द्विवर्ण और चौथा वर्ण दोनों व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को विद्वान कहा जाता था, विद्वान जो शिक्षा देते थे, विद्वान। क्षत्रियों को कहा जाता था योद्धा, योद्धा। वैश्य व्यापारी वर्ग को कहा जाता था व्यापारी समूह, और शूद्र श्रमिक होता था, मजदूर होता था। जो श्रमिक होते थे, मजदूर होते थे, उन्हें शूद्र कहा जाता था। जो इनके यहाँ यानी क्षत्रिय, वैश्य और वैश्य के यहाँ श्रमिक करते थे यानी मजदूरी करते थे पैसा लेकर, तो वे थे श्रमिक। तो हड़प्पाई समाज यानी सैंधव समाज वर्ग विभाजित समाज था, जिसमें विद्वान, योद्धा, व्यापारी और क्षत्रिय मौजूद थे। समाज मातृसत्तात्मक थी। आज का समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक है, पुरुष प्रधान समाज है। आज पुरुष को प्राथमिकता दी जाती है। तो आज का समाज अगर पूछा कि कैसी है, तो पितृसत्तात्मक है। लेकिन हड़प्पाई समाज मातृसत्तात्मक समाज थी। ऐसा अनुमान वहां से प्राप्त स्त्री मृण मूर्तियां, यानी स्त्री की जो मिट्टी की मूर्तियां थी, वहां पे मानव मूर्तियां, मानव में पुरुष की भी मूर्ति थी और स्त्री के भी थी। लेकिन स्त्री मूर्तियों की संख्या सबसे ज्यादा थी और मुहर पे स्त्रियों का अंकन होता था। इस आधार पर अनुमान लगाया गया कि समाज मातृसत्तात्मक थी, क्योंकि स्त्रियों को ज्यादा महत्व दिया गया है, ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि समाज, हड़प्पाई समाज मातृसत्तात्मक समाज थी। मातृसत्तात्मक समाज थी हड़प्पाई समाज। समाज में अगर प्रजातियां की बात करें तो विभिन्न प्रजातियां मौजूद थी समाज में। विभिन्न प्रजातियां थी, जिसमें भूमध्य सागरीय प्रजाति, भूमध्य सागरीय प्रजाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भंगोलायड और अल्पाइन, ये समाज की प्रजातियां थी, जिसमें सर्वाधिक संख्या जो था भूमध्य सागरीय प्रजाति की जो संख्या थी सर्वाधिक। तो सर्वाधिक संख्या किसकी थी? भूमध्य सागरीय प्रजाति, यानी समाज में सबसे ज्यादा जो प्रजातियां मौजूद थी वह भूमध्य सागरीय प्रजाति थी। अब समाज में दास प्रथा की बात करें कि दास प्रथा की क्या स्थिति थी। दास प्रथा, दास मतलब गुलाम बना लेना। तो दास किसी को हम कब बनाएंगे? कोई आधार तो होगा, तब तो किसी को दास बनाया जा सकता है। तो हड़प्पा सभ्यता में दास किस आधार पर किसी को बनाया जाता था? आधार क्या थे? अगर आधार की बात करें तो कर्जदार व्यक्ति, कर्जदार या युद्धबंदी या खरीद कर। तो कोई व्यक्ति कर्ज लिया और कर्ज नहीं चुका पा रहा है तो उसे दास बना लिया जाता था। जैसे ए ने बी को कर्ज दिया, लेकिन बी कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं। तो क्या हुआ? ए ने बी को क्या बना लिया? अपने यहाँ उसको दास बना लिया, गुलाम बना लिया। दास बना लिया तो उसे जीवन भर ए के यहाँ काम करना होगा, जिसके बदले उसे मजदूरी नहीं मिलेगी। तो कर्जदार व्यक्ति को दास बना लिया जाता था। युद्ध हुई तो किसी को बंदी बना लिया गया तो उसे भी दास बना लिया जाता था। खरीद कर, दासों की खरीद बिक्री यानी क्रय विक्रय भी होता था। मानव द्वारा मानव की क्रय और विक्रय होता था। दास प्रथा अगर देखे जाए तो मानव के द्वारा अत्याचार का बहुत बड़ा ये उदाहरण है कि मानव ने मानव पर ही अत्याचार किया। मानव ने ही मानव को बेचा और खरीदा और उसे दास बनाया, उस पर अत्याचार किया। तो समाज के जो निम्न वर्ग के लोग थे उसे लोग दूसरे देश में या आप बेच देते, वहां से खरीद लेते थे। तो खरीद बिक्री भी होती थी। जो खरीद लेंगे हम किसी को पैसा से तो उसे मजदूरी थोड़े ना देंगे, वो तो दास बन गया, गुलाम बन गया। तो खरीद बिक्री भी होती थी दासों को, तो खरीद कर भी दास बनाया जाता था। अब कोई दास बना तो दास कौन सा काम करेगा? कार्य क्या करता था दास? दासों का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था?
तो घरेलू कार्य के लिए भी दासों का प्रयोग होता था। घरेलू कार्यों में भी दासों का प्रयोग होता था, और आर्थिक गतिविधियों में भी, आर्थिक गतिविधियों, तो घरेलू कार्य में भी दासों को लगाया जाता था और आर्थिक गतिविधियों में लगाया जाता था। दास प्रथा प्रचलित थी, लेकिन महिलाओं को दास नहीं बनाया जाता था। यह लाइन याद रखिएगा कि किसी महिला को दास नहीं बनाया जाता था, महिलाओं को दास नहीं बनाया जाता था। तो महिला दास नहीं होती थी, महिलाओं को दास नहीं बनाया जाता था। महिलाओं की अगर स्थिति की बात अब करें कि महिला को याद रखिएगा कि महिला को दास नहीं बनाया जाता था। अब समाज में महिला की स्थिति की बात करें कि महिला की क्या स्थिति थी समाज में, जैसे आज की समाज में बात की जाती है ना, इसको शॉर्ट स्क्रीन लेने की जरूरी नहीं है, ये सारा लिखा हुआ भी है पीडीएफ में, ठीक है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहां से देख लें, या टेलीग्राम पे भी रहता है। तो समाज में आज बात की जाती है कि महिलाओं की क्या स्थिति है, समाज में महिलाओं की स्टेटस क्या है आज। उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में अगर देखें कि महिलाओं की क्या स्थिति थी, उस पर बात कर सकते हैं कि महिलाओं की क्या स्थिति थी समाज में। महिलाओं की स्थिति क्या होगी, या तो अच्छी होगी या तो खराब होगा, यही होगी ना। तो अच्छी और खराब दो ही स्थिति हो सकती है। अच्छी में किस आधार पर अच्छी, तो समाज में बाल विवाह, सती प्रथा, दास प्रथा नहीं थी। दास प्रथा, बाल विवाह नहीं था, सती प्रथा, बाल विवाह नहीं था, सती प्रथा नहीं था, दास प्रथा नहीं। अभी बताया कि दास प्रथा नहीं, दास प्रथा थी लेकिन महिलाओं को दास नहीं बनाया जाता था, तो महिला दास प्रथा नहीं थी, महिलाओं को दास नहीं बनाया जाता था। लैंगिक भेद नहीं था, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं किया जाता था, लैंगिक भेद नहीं था। तो समाज में बाल विवाह, सती प्रथा, दास प्रथा, लैंगिक भेद जैसी कुरीतियां क्या थी, मौजूद नहीं थी। और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। सबसे बड़ी बात कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, वे शिक्षा प्राप्त करती थी। अगर खराब में देखें तो पर्दा प्रथा समाज में थी, वेश्यावृत्ति भी समाज में प्रचलित थी, वेश्यावृत्ति। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पे शिक्षा का अधिकार है, महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती थी। तो शिक्षा प्राप्त की है महिला तो जागरूक महिला है, जागरूक है, उसे इस दलदल में फंसना है या ना फंसना है, वेश्यावृत्ति में जाना है ना, वो जागरूक है, पढ़ी लिखी है। तो कोई भी बलजोड़ी उसे वेश्यावृत्ति में धकेल नहीं सकता, क्योंकि वो जागरूक है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार वहां पे मौजूद। अगर दोनों को मिलाकर देखिए तो आप क्या कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि महिलाओं की स्थिति कैसे थी, अच्छी थी। अरे पर्दा प्रथा था, मगर महिलाओं को सारे यहाँ पे शिक्षा का अधिकार है, जो कि सबसे बड़ी है कि जागरूक होगी महिलाएं तो कोई भी प्रथाएं खराब होगी तो उसे समाप्त भी कर सकती है। तो कुल मिलाकर महिलाओं की स्थिति समाज में क्या थी, अच्छी थी। सती प्रथा नहीं थी, लेकिन लोथल और कालीबंगा से, लोथल एवं कालीबंगा से युग्मित संविधान मिले हैं। युग्मित मतलब एक साथ 200 मिले हैं, यानी एक साथ दो गड़े हुए लाश मिले, हड्डियां मिले हैं एक साथ, एक ही कब्र में दो व्यक्ति को गाड़ा हुआ मिला हुआ है, युग्मित संविधान मिले हैं। युग्मित संविधान मिले, इससे यह संकेत होता है कि समाज में सती प्रथा रही होगी, लेकिन यह प्रथा समाज में प्रचलित नहीं थी। लोथल से मिला है, लोथल और कालीबंगा से मिला है, लेकिन एकाध दो ऐसा साक्ष्य मिले हैं। तो एकाध दो साक्ष्य मिले, उस आधार पर तो नहीं कह देंगे ना कि पूरी समाज में यह प्रथा प्रचलित। यदि पूरी समाज में प्रचलित होती तो हर जगह से ऐसे साक्ष्य मिलते, मगर हर जगह से ऐसे साक्ष्य मिले नहीं है। लोथल और कालीबंगा से युग्मित संविधान मिले हैं, जो सती प्रथा को संकेत तो करता है, लेकिन यह प्रथा सब प्रचलित नहीं थी। हो सकता है एकाध लोग ऐसा किए होंगे, लेकिन यह प्रथा प्रचलित नहीं थी। और भारत में से देखें तो सती प्रथा की शुरुआत तो गुप्त काल से होती है। ये पहली बार वहीं से साक्ष्य मिले हैं, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से 510 ईस्वी से उसकी शुरुआत मानी जाती है। तो सती प्रथा नहीं थी। अब बात करें इनकी रहन सहन कि समाज में रहन सहन कैसा था। जैसे आज में रहन सहन है ना,
कपड़ा पहनना, जो भी है रहन सहन। तो हड़प्पा वासियों का रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, उस पर बात करें तो हड़प्पा वासियों की रहन सहन कैसा। तो हड़प्पा वासी कपास की जानकारी से परिचित है, कपास की खेती करते थे, इसलिए वे क्या करते थे, सूती वस्त्र पहनते थे, सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। समाज में साज सज्जा पर विशेष बल दिया जाता था। साज सज्जा आज दिया जाता है कि नहीं? आज भी समाज में साज सज्जा पर स्त्रियां बहुत बल देती है, ज्यादा जोर देती है। महिलाएं केस सज्जा पर बहुत, वहां पे हड़प्पा सभ्यता में भी महिलाएं केस सज्जा पे बल दे, मतलब ज्यादा समय लगाती थी और उस पर विशेष ध्यान देती थी। तो स्त्री और पुरुष समाज में साज सज्जा पर विशेष बल दिया जाता था, और यानी समाज में साज सज्जा प्रचलित थी, लोग करते थे साज सज्जा। और स्त्री और पुरुष यानी मेल और फीमेल दोनों ही आभूषण धारण करते थे, दोनों ही आभूषण धारण करते थे। आज आभूषण दोनों धारण करते हैं कि नहीं? आज है मगर बहुत कम है ना, एक आध दो चार ऐसे मिल जाएंगे जो क्या होते हैं, लड़के लोग भी कान में कुछ उसको क्या बोलते हैं, कुंडल पहनते हैं और गले में चैन पहनते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ज्यादा प्रथा थे कि स्त्री भी यानी और पुरुष दोनों जो है आभूषण धारण करते थे, और महिलाएं साज सज्जा पर विशेष बल देती थी। चनहुदड़ों साज सज्जा में अगर देखें तो चनहुदड़ों से लिपस्टिक के साथ मिले, लिपस्टिक, तो ये तो एकदम साज सज्जा का अति हो गया नहीं, एकदम लिपस्टिक। लिपस्टिक में समझ रहे हैं ना, लिपस्टिक में नहीं समझ रहे हैं, वही लिपस्टिक जिसे लगाने के बाद क्या होता है, डिस्टिक हिलता है, सुने कि नहीं? सुन लीजिएगा, नहीं सुने होंगे तो, है ना, वही लिपस्टिक। तो चनहुदड़ों से लिपस्टिक के साथ मिले हैं। ये है उनकी रहन सहन, समाज में कैसे लोग कपड़े पहनते थे, कैसे साज सज्जा पर बल देते थे, तो ये था उनकी। अगर अब हम बात करें खान पान की, तो खान पान में क्या था उनका? खान पान में वो शाकाहार भी करते थे और मांसाहार भी, शाकाहार और मांसाहार दोनों का सेवन करते हैं, दोनों का सेवन करते थे। शाकाहार में वे गेहूं, जौ, चना, सरसों, सब्जी और फल जैसे उनके प्रमुख खाद्य फसल थे। मांसाहार में ज्यादातर वो बीफ खाते थे, जैसे गाय भैंस का मांस ज्यादातर खाते थे वो। तो मांसाहार और शाकाहार दोनों प्रचलित था। हड़प्पावासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। शहद जिसे मध बोलते हैं या हनी बोल सकते हैं, शहद का प्रयोग करते थे मिठास के लिए। ये था उनका खान पान और रहन सहन। अब बताएं कि रहन सहन कर लिए, खान पान हो गया, तो खाना खाने के बाद क्या होता है? खाना कोई खा लिया तो थोड़ा मनोरंजन चाहिए। आज भी खाना खाएगा लगता है ना कि थोड़ा सा म्यूजिक सुन लें, थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लें। तो मनोरंजन क्या कैसे करते थे, मनोरंजन के क्या साधन थे? मनोरंजन के लिए वो क्या करते थे? आज क्या करते हैं हम लोग, आज तो संगीत सुन लेते हैं क्योंकि संगीत आज है, मूवी देख लेते हैं, ऑर्केस्ट्रा कुछ भी देख लिए। आज इंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन उस समय इतना साधन तो उपलब्ध नहीं थे। लेकिन अब कोई भी समाज में व्यक्ति है तो इंटरटेनमेंट के लिए कोई ना कोई साधन तो ढूंढ ही लेगा ना। तो हड़प्पावासी मनोरंजन के लिए क्या करते थे? पासा और शतरंज खेलते थे, पासा एवं शतरंज, पासा और शतरंज खेलते थे। नौका विहार करते थे, नौका विहार, बिहार नहीं बोल रहा हूँ, विहार। नौका विहार मतलब होता है कि मनोरंजन के उद्देश्य से नाव से की जाने वाली यात्रा। वो शिकार करते थे मनोरंजन के लिए, शिकार करना उनका मनोरंजन का कार्य था। और क्या करते थे वे? पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, जैसे मुर्गा मुर्गी को आपस में लड़ा के मनोरंजन कर रहे हैं, बैल सांड को लड़ा रहे हैं, बैल गाय को लड़ा रहे हैं और मनोरंजन का कार्य कर रहे थे। तो पशु पक्षियों को आपस में लड़ाकर भी वो मनोरंजन का कार्य करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, आपस में लड़ाना उनका मनोरंजन का साधन थे। तो ये थे उनके मनोरंजन के साधन, इस तरह से वे मनोरंजन करते थे। लोथल और पासा और शतरंज का जो साक्ष्य मिले हैं वे लोथल से मिले,
अगर एग्जाम में पूछे कि पासा और शतरंज के साज कहाँ से मिले हैं, तो लोथल। तो मनोरंजन हो गया, खान पान हो गया, तो अब क्या हो गया, बहुत जीवन जी लिए, सब चीज हो गया। एक दिन व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु होती है। तो मृत्यु होने के बाद आज समाज में क्या होता है, क्या अंतिम, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उसके परिवार जो होते हैं उसका अंतिम संस्कार करते हैं, शव को ले जाके गाड़ते हैं कब्रिस्तान में, या तो फिर जला देते हैं शमशान घाट पर ले जाकर। उसी तरह से यहाँ हड़प्पावासी अंत्येष्टि, उसको अंत्येष्टि कहते हैं, यानी मृत्यु के बाद अंतिम की जो क्रिया होती है उसको अंत्येष्टि बोला जाता है। तो अंत्येष्टि के लिए क्या था समाज में, अंत्येष्टि यानी मृत्यु के बाद का जो कार्यक्रम होता है, अंत्येष्टि के लिए क्या था, अंत्येष्टि। वहां भी समाधिकरण, समाधिकरण, समाधिकरण माने होता है शवों को गाड़ना, शवों को गाड़ने, समाधिकरण। और अग्निदाह, दोनों ही प्रथा प्रचलित थी जैसे आज प्रचलित है। अग्निदाह, अग्निदाह मतलब शवों को जलाने, शवों को जलाने की प्रथा मौजूद थी। तो समाधिकरण और अग्निदाह दोनों ही प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को गाड़ने, हड़प्पा में शवों को गाड़ने, जबकि मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा प्रचलित थी। हड़प्पा से एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ कि हड़प्पा से एक R37, AK-47 नहीं बोल रहे हैं, R37 कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान, हड़प्पा से क्या मिला है, R37 कब्रिस्तान। याद रखिएगा कि पूछा एग्जाम था R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला था, तो हड़प्पा से। यह था हड़प्पा वासियों की सामाजिक जीवन, सब चीज देख लिए, उनकी रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज सब देख लिए। अब हम बात करें हड़प्पा वासियों की धार्मिक जीवन, यानी धार्मिक जीवन, धार्मिक परंपराएं कह सकते हैं। धार्मिक परंपराएं क्या थी, जैसे आज समाज है तो समाज में आज भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक कार्यक्रम के लिए क्या होता था, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक जीवन कह लीजिए या धार्मिक परंपराएं कह लीजिए, धार्मिक परंपराएं या जीवन। तो मूर्ति पूजा प्रचलित, मूर्ति पूजा होता था लेकिन मंदिर नहीं थे। याद रखिएगा ये लाइन, एग्जाम के लिए बहुत खतरनाक लाइन है। हड़प्पा वासी मूर्ति का पूजा करते थे लेकिन मंदिर नहीं थे, समाज में मंदिर नहीं थे, हड़प्पा सभ्यता में मंदिर नहीं थे। और मूर्ति की पूजा करना है तो एक टेबल पर भी रख के कर लेंगे, वैसे हड़प्पा वासी भी करते थे। मूर्ति पूजा तो थी लेकिन मंदिर नहीं थे। और समाज में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ऐसा अनुमान सर्वाधिक संख्या में मिली स्त्री मृण मूर्तियां, यानी मिट्टी की मूर्तियां स्त्रियों की मिलती वहां पे थी, तो सर्वाधिक संख्या में मिली स्त्री की मूर्तियां, और मुहरों पर भी स्त्रियों का अंकन होता था। इस आधार पे यह अनुमान लगाया गया कि समाज में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक होती थी। इसी तरह पशुपति शिव की उपासना, नाग पूजा, जल पूजा, वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी, जो कि आज भी समाज में है। आज क्या समाज में जल पूजा होता है कि नहीं, आज भी जल पूजा होता है। जैसे गंगा मैया की पूजा करते हैं, गंगा क्या है, जल ही तो है ना, पूजा करते हैं। आज तो और बढ़ के करते हैं, आज गाना निकाल देते हैं, उसमें गाना तो छोड़िए मूवी भी निकाल देते हैं, है कि नहीं। क्या है, गंगा मैया तो के पीरी चढ़ाई, वो है ना मूवी, तो आज मूवी तक बना देते हैं। वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हैं, आज भी चढ़ाते हैं। देखिए हिस्ट्री याद रखने का है कि प्राचीन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ देखिए कि वहाँ क्या क्या थे और आज के समाज में क्या क्या है, दोनों को देखिएगा ना तो ज़्यादा याद रहेगा कि अच्छा वहाँ भी ऐसा था, आज भी ऐसा है, तो याद रहेगा। हिस्ट्री फिर जैसे लगेगा कि वर्तमान में जी रहे हैं वैसे ही। जैसे गांव देहात में चल जाइए ना, ऐसा लगेगा कि अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में याद कीजिए और गांव के लोगों को देखिए, लगभग बहुत सारे परंपराएं जो है गांव में मिल जाती हैं। वृक्ष पूजा भी करते थे, जैसे जल चढ़ाते हैं, तुलसी के पौधा की पूजा करते हैं, और क्या करते हैं, केला के पौधा की पूजा करते हैं। और महिलाएं जो है तो किसी एक पेड़ के चारों ओर क्या धागा बांधते हैं, देखे होंगे, तो धागा बांधते हैं। आज भी है नाग पूजा, आज भी नाग पूजा प्रचलित है। नागपंचमी के दिन दूध और लावा चढ़ाया जाता है नाग देवता पे, आज भी समाज में प्रचलित है। तो मंदिर क्या लिख लीजिएगा, जैसे
पीडीएफ में भी दिया है कि मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। शिव पूजा, जल पूजा, वृक्ष पूजा और नाग पूजा भी होता था। कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, जो अग्नि पूजा के प्रचलन को सूचित करता है। अग्निकुंड है तो इसका मतलब अग्नि की पूजा होती होगी, अग्नि पूजा के प्रचलन को सूचित करता है। आज अग्नि पूजा होता है कि नहीं? आज भी होता है। आज भी देखिएगा गांव देहात में शादी ब्याह होता है तो क्या होता है कि अग्नि की पूजा होती है, उसकी हवन होता है। जैसे भोज हुआ तो जो भी खाने के सामान भी ना, तो आगे पहले आग को चढ़ाया जाता है। जैसे आप ऐसे भी देखे होंगे कि हलवाई जो होता है, जो मिठाई उठाई बनाते हैं, जलेबी छानते हैं, तो पहले छानने के बाद क्या होता है, बेचने से पहले एक आग में डाल देते हैं। आज भी डाल देते हैं। गांव में देखे होंगे, अपने घर में ही देखे होंगे, जब महिलाएं खाना बनाती है चूल्हा पे, गोईठा पे जब चूल्हा होता था, आज तो गैस आ गया है, फिर आज भी गाँव में बनते हैं। तो चावल डालने से पहले क्या होता था, चावल को उठा लिए 2-4 दाना और तसला कैसे से घुमा लिए और आग में डाल दिए सबसे पहले, उसको अधन चावल डालने से पहले। होता है, आज भी होता है। और क्या होता है, मूवी भी, गाना भी बन जाता है, हवन करेंगे हवन करेंगे, सुने कि नहीं, वो भी है। तो कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। मुहर पे देखिए, अभी मुहर तो हम बताए नहीं है, मुहर, लिपि, इस सब बात करेंगे, मन के इस सब बात करेंगे। मुहर पर एक बलि प्रथा के साक्ष्य मिले। बलि प्रथा यानी बलि चढ़ाया जाता, जो समाज में अंधविश्वास को सूचित करता है। अंधविश्वास और जादू टोने के प्रचलन को बताता है कि बलि प्रथा औरत अंधविश्वास से तो है। आज भी समाज में अंधविश्वास होता है, आज भी बलि प्रथा होता है, आज भी भेड़े काटे जाते हैं, आज भी मुर्गा मुर्गी का बलि चढ़ाया जाता है, बकरा का बलि चढ़ाया जाता है। और लोग भागते भी हैं कि मेरा कैसे होता है, लोग गांव भागते हैं ना, लगाई द काली माई मेरा बेटा के नौकरिया, चढ़ाई बोरे काली माई जोड़े बकरा, यानी जोड़ा मतलब एक नौकरी पे, एक बेटा की नौकरी पे 2 बकरा एक साथ कटेगा, 2 बकरा खरीदाएगा। और ऐसा अंधविश्वास है कि देखिए हम काली माँ को भागे तो मेरा बेटा की नौकरी लग गया। वो तो बेचारा पढ़ रहा था, नौकरी लग गया। लेकिन आज भी लोग मानते हैं। अब क्या होता है, नौकरी लगा, उसके बाद 2 बकरा आएगा, तलवार आएगा, कटाएगा, है ना। आज भी अंधविश्वास भी था। आज हड़प्पा सभ्यता में बलि प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। इसी तरह से कब्र यानी जहाँ पे लाश को गाड़ा जाता है, कब्र या समाधि स्थल भी बोल सकते हैं, समाधि स्थल। तो कब्र से कुछ ऐसी सामग्रियां मिला है जो यह प्रमाणित करता है कि हड़प्पा वासी पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे। पारलौकिक जीवन मतलब इहलौक, जो अभी संसार है, और इस संसार से परे उस संसार की बात करते थे। यानी उनकी जिसे कब्र से मिला है, जिसे लाश ले गए, मतलब मृत्यु जिसका हो गया उसको गाड़ने ले गए, उसके साथ साथ ये मानते थे कि ये अब उह लोक में जा रहा है, पारलौक में जा रहा है, और वहां भी इसे खाने की जरूरत होगी, कपड़ा पहनना वहां भी पहनेगा, तो उसके जितने वस्त्र हैं, उसके कपड़े हैं, जाके वहां पे गाड़ दिया जाता है या रख दिया जाता है। उसे खाने के कुछ सामान, जैसे कोई चश्मा पहन रहा तो उसका चश्मा भी जाके वहां रख देते कि चश्मा वहां भी पहनेगा। कोई बूढ़ा मरा है, बकुली से चलता है, आज भी देहात में है, गाँव में बकुली से चल रहा, डंडा लेके चलता, तो वो डंडा जाके वहां पे रख देते, जला देते हैं कि बाबा वहां भी चलेंगे। आज है कि नहीं? आज भी है। तो वैसी तरह यहाँ भी था कि समाज में पारलौकिक जीवन में आस्था था, उसी तरह से वहां भी हड़प्पा सभ्यता में भी होता था कि लोग जाके कुछ सामान वहां पे रख देते थे। तो वहां से कुछ सामग्रियां मिली है, खाने कपड़ा लाता मिला है, तो उससे पता चला कि लोग पारलौकिक जीवन में भी विश्वास करते थे। तो यह था हड़प्पा वासियों की सामाजिक और धार्मिक जीवन। अब हम बात करें हड़प्पा वासियों की अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जुड़ा हुआ हड़प्पा सभ्यता से, जैसे मुहर, मनके, लिपि, उसकी धातु कला कैसी थी। लेकिन इस पर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज यहीं रखते हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे, ठीक है? यहीं पे आज रखते हैं। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी कुछ तथ्य हैं, जैसे लिपि, मुहर, मनके, उनकी धातु कला, और कुछ भी तथ्य हैं हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए, उस पर बात करेंगे। एक एक करके सब पे बात कर लें। पहले बात कर ले लिपि के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता में लिपि थी, वे कैसे लिखते थे। तो लिपि, हड़प्पा सभ्यता में लिपि होने का साक्ष्य जो मिला है, मृदभांड, ताम्रपत्र और मुहर पे लिपि के साक्ष्य मिले।
जब मुहर मिला तो उस पर कुछ लिखा हुआ था, मृदभांड पे कुछ लिखा हुआ था। ताम्रपत्र होता था, एक तांबे का पत्र होता जिसपे लिखा हुआ था कुछ, तो ताम्रपत्र पर भी लिखा हुआ था। पर क्या लिखा हुआ था ये आज तक पता नहीं चला कि क्या लिखा हुआ है। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि लिपि जो है चित्रात्मक है। तो लिपि के साक्ष्य किस पर मिले हैं? मृदभांड पे, मृदभांडों पे, ताम्रपत्रों पे, मुहरों पे लिपि के साक्ष्य मिले। लेकिन इस लिपि के साक्ष्य है इस पे मिला हुआ, लेकिन इसे आज तक अभी तक पढ़ा नहीं गया, अभी तक पढ़ा नहीं गया। क्यों? क्योंकि यह लिपि चित्रात्मक चित्र में है। ऐसा समझिए जैसे कोडिंग डिकोडिंग, ऐसा जैसे रीजनिंग में पढ़े ना कोडिंग, तो कोडिंग रीजनिंग में तो पढ़ता है कोडिंग डिकोडिंग, उसका तो रेफरेंस दिया रहता है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ए, तो इसका मतलब क्या, ये तो एकदम कम से कम रेफरेंस रहता है। मान लीजिए ऐसे कि ए और बी दो फ्रेंड दोस्त हैं, मान लीजिए ये मेल है और फीमेल है, एक लड़का है एक लड़की, दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर क्या हुआ कि हम दोस्ती होते मिलना भी होता है कि चलिए मिलते हैं। तो ए ने बी से बोला कि मिलते हैं, बी ने बोली कि कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और कब मिलेंगे। ए ने बोला कि नंबर दे दो, फोन कर लेंगे। बी बोले कि नहीं, नंबर तो नहीं दे सकते, घर वाले सब बगल में ही रहते हैं। तो क्या होता है, ऐसे ही होता है ना। तो बी बोली, ए बोला कि ऐसा करते हैं, नंबर दे दो, मैसेज कर देंगे। तो फिर भी उसका हुआ कि मैसेज करेंगे, अगर कोई और पढ़ ले घर वाले तो भी दिक्कत होगा। तो फिर क्या होता है, ए ने दिमाग लगाया, बोला कि ऐसा करते हैं, हम कोड कर लेते हैं, एक कोई वर्ड को लेकर कोड कर लेते हैं, उसका मतलब ये होगा, जैसे मान ले कि स्टार, ए ने बोला कि हम स्टार एक कोड कर लेते हैं। स्टार कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ टाइप करेंगे स्टार और स्टार लेके भेज देंगे। इसका मतलब होगा कि मैं आ रहा हूँ पार्क में, मतलब आसपास के पार्क होगा वहां पे हम आ रहे हैं, ठीक है। जो भी स्थान हम लोग अपने में डिसाइड करेंगे, और कोड क्या कर लिए कि हम स्टार लिखेंगे, तो समझना कि मैं आ रहा हूँ बगल वाले पार्क में, ठीक है, और वहीं पे मिलते हैं। बी बोली कि तब तो ठीक है, हो जाएगा। वैसे ए ने मैसेज किया बी के पास, क्या लिखे, सिर्फ स्टार, ठीक है। और संयोग बस बी का मोबाइल उनके पिता सी के पास था, तो सी ने देख लिया, उनके पिता देख लिए कि मैसेज आया है। तो सी ने बी को बोला, अपने बेटी को, देखो कौन सा क्या मैसेज आया। तो उन्होंने बोला कुछ है नहीं, ये तो स्टार लिखा हुआ है, हो सकता है कंपनी वाला हो। तो उसके पिता भी बोले कि हाँ वैसा ही होगा, कंपनी वाला ही होगा। लेकिन बी मने मने क्या होगी, खुश होगी कि क्या हुआ, चंदू आ रहा है मिलने, है कि नहीं। और फिर बी बोलेगी पापा आ रहे हैं घूम के, थोड़ा सा टहल के, पार्क तरफ से गर्मी लग रहा है। और क्या हुआ, दोनों ए और बी मिल लेंगे फिर, है कि नहीं। तो ये स्टार का मतलब मिलना हुआ, हम मिलने आ रहे हैं, ए और बी खाली सिर्फ समझेंगे ना, मैं तो नहीं समझूंगा, आप तो नहीं समझेंगे। स्टार का मतलब कोडिंग करे तो कुछ भी कोडिंग कर सकते हैं, और सामने वाले दो व्यक्ति के बीच में कोडिंग डिकोडिंग हुआ कि इसका मतलब ये होगा और हम लोग मिलने आएंगे। तो ऐसा ही कुछ हमें लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के समाज के लोग भी एक कोड किए होंगे, हर शब्द के लिए कोड बनाए होंगे। अगर लिपि उनकी देखना चाहें तो ए है उनकी लिपि, देख रहे हैं, चित्रात्मक लिपि है, पढ़िए ये लिपि है, पढ़ सकते हैं इसको, दिख रहा है स्क्रीन पे, ये लिपि है, आप पढ़िए कैसा क्या लिखा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि खाली चित्र बना हुआ है, पर उनकी एक लिपि है, कुछ लिखा हुआ, उन्होंने कुछ लिखा है। तो हड़प्पा सभ्यता को लोगों ने मिलकर एक कोड बनाए होंगे हर शब्द के लिए। अब क्या कोड बनाए हैं, कैसे अब आज के लोग पढ़ सके, इसलिए आज तक लिपि पढ़ा ही नहीं गया, पर इतिहासकार पढ़ने की कोशिश में लगे, पर आज तक पढ़ा नहीं गया। क्यों नहीं पढ़ा गया, क्योंकि चित्रात्मक है, इसलिए आज तक लिपि पढ़ी नहीं गई। आप देखिए फिगर में आपको दिखने को मिल रहा होगा इस चित्र में कि यू के आकार, जो लेटर इंग्लिश का लेटर यू होता है ना, यू के तरह दिख रहा होगा ज्यादातर। तो सर्वाधिक प्रचलित जो चिन्ह था यू के आकार के था, यू। तो सर्वाधिक प्रचलित चिन्ह जो था यू के आकार के था, और किसी जीव के चित्र में मछली का चित्र था, और किसी जीव यानी सजीव के चित्र में मछली का चित्र उसमें अंकित था। लिपि के बारे में तो ज्यादा जानकारी मतलब पढ़ा नहीं गया अभी तक, लेकिन लिपि के बारे में एक चीज स्पष्ट हुआ है कि हड़प्पा वासी जो लिखते थे
राइट से लेफ्ट की ओर लिखते थे। आज हम लोग कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट। जैसे मैं अभी शुरू किया तो लेफ्ट से शुरू किया, लेफ्ट से हम राइट की ओर गए, फिर हम लेफ्ट से ही राइट की ओर जाएंगे। लेकिन हड़प्पा वासी लिखते थे राइट से लेफ्ट की ओर, यानी दाएं से बाएं की ओर। और पंक्तियां जब एक से अधिक होती थी तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं। हम लोग तो हर पंक्ति कैसे लिखते हैं, आज हर पंक्ति बाईं से दाईं की और हर पंक्ति बाईं से दाईं की। ऐसा समझे कि आज एक पेज है आज, और हड़प्पा के समय एक पेज। हड़प्पा वासी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, आज क्या है, यहां से शुरू किया ऐसे लिखते गए, यहाँ पर पंक्ति भर गया तो दूसरे पंक्ति यहां से शुरू करेंगे, फिर तीसरी यहां से शुरू करेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे, शुरू करते थे दाएं से, यहां से शुरू करेंगे आएंगे यहां तक, और ये जैसी पंक्ति भरा तो फिर यहां से ही शुरू कर देते थे, फिर यहां से शुरू कर देते थे। यानी इधर से पहली पंक्ति, दूसरी इधर से, तीसरी इधर से, चौथी इधर से, पांचवी इधर से, ऐसे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर पंक्ति लेफ्ट से राइट की ओर, हर पंक्ति लेफ्ट से राइट की ओर। लेकिन ओनली हड़प्पा वासी लिखते थे पहली पंक्ति राइट से लेफ्ट, दूसरी पंक्ति लेफ्ट से राइट, फिर तीसरी राइट से लेफ्ट, यानी जहां समाप्त होता था पंक्ति वहीं से लिखना शुरू कर देते थे। लिपि के बारे में एक चीज सिर्फ स्पष्ट हुआ है कि वे दाईं से बाईं की ओर लिखते थे, और पंक्तियां एक से अधिक होगा तो दूसरी पंक्ति बाईं से दाएं। तो दो तीन चीज याद रखिएगा, लिपि है, चित्रात्मक है, अभी तक पढ़ा नहीं गया। मृदभांड, ताम्रपत्र और मुहर पे लिपि के साक्ष्य मिले हैं, और लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई। चित्रात्मक क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि चित्रात्मक है और उसमें सर्वाधिक जो प्रचलित चिन्ह है यू के आकार का है, और आज तक सिर्फ एक जानकारी स्पष्ट हुई है कि वे राइट से लेफ्ट की ओर लिखते थे। ठीक है, ये रही उनकी लिपि। अब बात करें मुहर। मुहर पे अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में मुहर भी प्रचलित था। मुहर मुहर तांबा और सेलखड़ी। सेलखड़ी एक पत्थर है, सफेद रंग का होता है। मुहर तांबा और सेलखड़ी का बना होता था। अगर मुहर की आकार की बात करें तो मुहर आयताकार, आयताकार और वर्गाकार, वर्गाकार होता था। लेकिन सर्वाधिक प्रचलित जो मुहर था वर्गाकार था। वर्गाकार मुहर ज्यादा प्रचलित था, लेकिन दोनों मुहर प्रचलित है, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित जो था वर्गाकार मुहर। आयताकार मुहर पर केवल लिपि का अंकन होता था, केवल लिपि। आयताकार मुहर पर केवल लिपि का अंकन होता था। लेकिन वर्गाकार मुहर पे लिपि के साथ साथ, लिपि के साथ साथ, लिपि के साथ साथ पशु की आकृति भी बनी होती थी। पशु की आकृति, लिपि के साथ साथ पशु की आकृति भी बनी होती थी उस मुहर पे, वर्गाकार मुहर पर। लेकिन आयताकार मुहर पर केवल लिपि का अंकन होता था। तो आयताकार और वर्गाकार मुहर दोनों प्रचलित हैं। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिला है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिला है जिस पर पशुपति शिव की आकृति बनी हुई। पशुपति शिव, मोहनजोदड़ो से मिले एक मुहर पर पशुपति शिव की आकृति बना हुआ है, और पशुपति शिव जो है मुहर पे योग की अवस्था में बैठे हुए हैं, और उनके दाईं ओर हाथी और बाघ, और उनकी बाईं ओर गैंडा और भैंसा है, और पैर के नीचे दो हिरन बना हुआ। अगर देखना चाहें तो देखिए स्क्रीन पे ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। वो जो पशुपति है क्या है, योग की अवस्था में बैठे हुए हैं। उनके दाईं ओर आप ताकिए, दाईं ओर देखेंगे तो हाथी और बाघ देखने को दिख रहा है। उनके बाईं ओर आप देखिए गैंडा और भैंसा, पैर के नीचे देखिए दो हिरन बना हुआ है। तो ये जो मिला है मुहर वो मोहनजोदड़ो से मिला है। पूछे एग्जाम में कि मोहनजोदड़ो से कहां से मिले मुहर पे पशुपति शिव की आकृति मिली है, तो मोहनजोदड़ो से जो मिला है मुहर, उस पे पशुपति शिव की आकृति बनी हुई थी। मुहर पे एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी पशु। अब बताइए मुहर पर और अभी बताए पशुपति शिव की आकृति बना था, उस पर कौन कौन से जानवर थे।
हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा और हिरन। उस भी वो सब भी लिख लीजिए हिरन पे, ऐसे ही पे मुहर पे। तो क्या एक श्रृंगी पशु, हाथी, एग्जाम में बहुत पूछता है, हाथी, और क्या था, बाघ, गैंडा, भैंसा, बकरी, हिरन लिख ले, अगर लाइन से लिखे तो हिरन भी था, पैर के नीचे हिरन था, हिरन, बकरी का भी चित्र मुहर पर रहता था, और मगरमच्छ की भी छोटी छोटी तस्वीर मुहर पर देखने को मिला है। तो मुहर पर एक श्रृंगी पशु, लेकिन इसमें सर्वाधिक जो संख्या था एक श्रृंगी पशु की, मुहर पे सबसे ज्यादा अगर पशु की आकृति थी तो वह था एक श्रृंगी पशु। सर्वाधिक संख्या एक श्रृंगी पशु का था मुहर पे। और मोहन हड़प्पा में एक श्रृंगी पशु का बहुत महत्व भी था। एक सिंह वाला पशु अगर देखना चाहे तो ये है एक श्रृंगी पशु। देखिए अगर उस पर दिख रहा है एक सिंह है, उसके माथे पर एक ही सिंह होता है उस पर, ठीक है, इसी को बोला जाता है एक सिंगी पशु या एक श्रृंगी पशु बोल सकते हैं। एग्जाम में कैसे पूछेगा कि मुहर पे कौन से जानवर का आकृति नहीं बनी हुई थी, ऑप्शन देगा हाथी, बाघ, गैंडा, गाय, तो कौन होगा, गाय। गाय कहाँ इस पे नहीं है। या दूसरा हाथी, बाघ, हिरन, शेर, शेर है नहीं है। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में कितना एग्जाम में बार बार पूछता है, इस पे स्टार भी मैं लगा देता हूँ, इसको जरूर याद रखिएगा मुहर पे कि कौन कौन से पशु की आकृति मुहर पे बना हुआ था। ऑप्शन पूछेगा कौन नहीं बना हुआ था, ठीक है, ये थी उनकी मुहर। अब बात करें मनके की, मनके, मनके बोल रहा हूँ, मनके मतलब वो मनके नहीं समझ है, जैसे घर में बोलते हैं ना बिगड़ गई है एकदम, अपने मन के हो गई है, वो मन के नहीं, ये मन के हो जो मतलब जिसको क्या बोल सकते हो, माला भी बनाया जाता है उसे, ठीक है, मोती की तरह होता है मन के। तो मनके बनाने, मनके जो थे बनता था, जैसे मुहर क्या से बना है, तांबा और सिलखड़ी से। मनके बनते थे बहुमूल पत्थर, बहुमूल पत्थर और सिलखड़ी का, अन्य भी पदार्थ से बनता था लेकिन मुख्यतः इससे बनता था, बहुमूल पत्थर और सिलखड़ी से। मनके बनाने के कारखाने जो थे, कारखाने लोथल और चनहुदड़ो में था, लोथल और चनहुदड़ो में, लोथल और चनहुदड़ो में मनके बनाने के कारखाने थे, लोथल और चनहुदड़ो में मनके बनाने के कारखाने थे। मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से मनके, आभूषण और चांदी की थालियां मिली हुई है, चांदी की थाली, चांदी की थालियां कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से मनके, आभूषण और चांदी की थालियां मिली। मुख्य रूप से यह रखिएगा कि कारखाना कहाँ थे, तो लोथल और चनहुदड़ो में मनके बनाने के कारखाने थे। अब हम बात करें हड़प्पा वासियों की धातु कला की, कि धातु कला के तहत वो कौन सी धातु का निर्माण करते थे, ठीक है, ये सारा पीडीएफ में भी लिखा हुआ है, वहां से भी देख लीजिएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दिया हुआ रहता है, या तो टेलीग्राम पे भी रहता है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, ना तो डिस्क्रिप्शन में भी रहता है पीडीएफ दिया हुआ, उसमें भी सब चीज लिखा रहता है। अब बात करें धातु कला की, धातु कला, तो हड़प्पावासी तांबा और टीन के मिश्रण से धातु कला में वे क्या करते थे, तांबा है ये था और टीन दोनों के मिलाकर क्या बना दिए, कांसा। तो हड़प्पावासी तांबा और टीन के मिश्रण से कांसा का निर्माण करते थे। मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित, कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली, नर्तकी, नर्तकी की मूर्ति, यानी एक मूर्ति है, स्त्री की मूर्ति है जो क्या कर रही है, नृत्य करते हुए दिखाया गया है मुहर पे। तो मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। अगर देखना चाहे तो ये है कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति, जो मतलब ऐसा नहीं कि डांस करते हुए मिला हुआ है, उस अवस्था में दिखाया गया है
कि जो इस जो है नर्तकी वो डांस करते हुए है। इसका मतलब ये होता है कि दिखाया ऐसा, अगर मान लीजिए कोई चित्र बन रहा है, जिसे मान लीजिए कि मैं गुस्सा करते हुए एक व्यक्ति का हम तस्वीर बनाते हैं, इसका मतलब है कि गुस्सा कोई कर रहा होगा। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हुआ कि नृत्य करती हुई स्त्री बना हुआ है, इसका मतलब है कि समाज में नृत्य होता होगा, डांस होता होगा, तब तक नृत्य करते हुए बना हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से काष्ठ निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। और धातु कला में बात करें तो हड़प्पावासी तांबा, टीन, सोना, चांदी, ये सबसे परिचित थे, लेकिन वे लोहा से परिचित नहीं थे। सबसे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये है, यही पूछेगा कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी परिचित नहीं थे, काट दिए उसको, कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। एग्जाम में ज्यादातर यही पूछेगा। तो किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। लेकिन वे तांबा, टीन, सोना, चांदी से वे परिचित थे। ये थे धातु कला उनकी। अब हम बात करें मृण मूर्तियां, जिसे टेराकोटा कहा जाता है। मृण मूर्तियां यहां लिख दें। अच्छा चलिए, मृण मूर्ति या टेराकोटा, एग्जाम में आप लोग देखते ही होंगे, किताब पढ़ते होंगे तो टेराकोटा। टेराकोटा क्या है? बस आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्ति है। मृण मूर्तियां, मृण मूर्तियां इस या कह सकते हैं मिट्टी की मूर्ति। मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति है, या बोल सकते हैं इसे टेराकोटा, टेराकोटा मूर्ति, टेराकोटा मूर्तियां, टेराकोटा मूर्तियां। तो मिट्टी की अनेक मूर्तियां आग में पकाई जाती थी, जिसे आमतौर पे उसे टेराकोटा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टेराकोटा। इसका प्रयोग खिलौने के रूप में और धार्मिक कार्यों में किया जाता था। जैसे आज की अगर बात करें, आप अपने बचपन के दिन याद कीजिए ना, आप मिट्टी की गुड़िया से या हाथी घोड़ा से, जब मिट्टी के बना हुआ था, आग में पका हुआ रहता था, तो खिलौने के रूप में उसका प्रयोग करते थे कि नहीं? मैं बोल रहा हूं कि टेराकोटा का प्रयोग खिलौने के रूप में और धार्मिक कार्यों में होता था। तो खिलौने के रूप में आप भी किए होंगे, आज भी बच्चे करते हैं। तो मिट्टी की जो आग में पकी हुई मूर्ति है, उसका खिलौना भी किया जाता। और धार्मिक कार्य में क्या होता था कि कुछ मूर्तियां मिट्टी की होती थी, मार्केट में बिकता, आज भी बिकता है। जैसे दिवाली के दिन लक्ष्मी जी का मूर्ति बिक रहा है, उसमें हाथी घोड़ा भी बिक रहा है, मतलब बच्चे उससे खेलते हैं। और कुछ जैसे लक्ष्मी का है तो उससे खरीद कर क्या करेंगे? उसकी पूजा करेंगे। धार्मिक कार्य हो गया ना एक तरह से। तो टेराकोटा का प्रयोग खिलौने के रूप में भी और धार्मिक कार्यों में भी किया जाता था। अब मूर्ति तो हर चीज का बनाया जा सकता है। जैसे मूर्ति, जैसे हाथी घोड़ा हुआ, तो हाथी घोड़ा एक जानवर का, पशु की आकृति हो गई। लक्ष्मी जी का आकृति बनी है मिट्टी का, तो ये तो एक स्त्री मूर्ति होगी, यानी मानव मूर्ति हो गई। देवता कह लीजिए, जो भी है तो स्त्री का मूर्ति ना। तो पशु आकृति में सर्वाधिक जो संख्या थी वह कुबड़ वाले बैल का था। कुबड़ वाले बैल, जिसे पवित्र माना जाता था। हड़प्पा सभ्यता में पवित्र माना जाता था कुबड़ वाले बैल के। मानव मूर्तियों में, मानव की जो मूर्ति बनी होती थी, तो मानव मूर्तियों में सर्वाधिक जो था स्त्रियों की मूर्ति थी। मानव मूर्तियों में सर्वाधिक स्त्री मूर्तियां मिलती थी। स्त्री मूर्तियों, सर्वाधिक संख्या स्त्री मूर्तियां की होती थी। स्त्री मूर्तियां, जिसे मातृदेवी की मूर्ति कहा जाता था। मातृदेवी की मूर्ति, मातृदेवी की मूर्ति कहा जाता था, और इसकी उपासना भी की जाती थी। जब हम धार्मिक कार्य पढ़ाते तो बताए थे। तो ये थी मृण मूर्तियां। मृण मूर्ति अगर पूछे एग्जाम में, पूछेगा यही कि टेराकोटा का अर्थ क्या होता है। टेराकोटा का अर्थ सीधे बोलिएगा कि आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्ति, बस। ठीक है। अब बात करें हड़प्पा वासियों की वैज्ञानिक ज्ञान की। तो वैज्ञानिक ज्ञान की अगर हम बात करें तो क्या हड़प्पा वासी विज्ञान से परिचित है या नहीं? वैज्ञानिक ज्ञान, अगर इससे पीछे वाला आप वीडियो देखे होंगे
आज पार्ट 4 है, इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आ गया है। तो उसमें हम बताए थे कि वे क्या करते थे, मापतौल करते थे। जब आर्थिक गतिविधियां हम समझा रहे थे तब मापतौल वे करते थे। अब कोई व्यक्ति मापतौल कर रहा है, इसका मतलब है कि वो गणित की जानकारी रखता है। गणित मतलब मैथ की जानकारी रखेगा तब तो वो मापतौल करेगा, गिनती करेगा। तो कैसे करेगा? तो हड़प्पावासी गणित से परिचित है, इस बात का प्रमाण होता है कि वे मापतौल कर रहे थे, इसलिए वो गणित से परिचित होंगे। वे जल निकासी के लिए नालियां बनाए हुए थे, और नालियां जहां ढलान वाला स्थान होता था वहां नालियों को सीढ़ीदार बनाया जाता था ताकि पानी का वेग कम हो सके। अब देखिए उनकी मानसिकता क्या थी, वे इस सोच से बना रहे थे कि पानी का वेग कम करने के लिए हम नाली को सीढ़ीदार बना दे तो पानी का वेग कम होगा। तो ये क्या बता रहा है, वो वैज्ञानिक ज्ञान से परिचित है, उनकी जो सोचने की स्तर है वे वैज्ञानिक स्तर पे है। तब तो वे ये सोच रहे हैं कि ढलान है तो हम सीढ़ीदार बना दें। जल संरक्षण के लिए वे क्या किए थे, धौलावीरा में विभिन्न जलाशय बनाए हुए थे। तो जल का संरक्षण करें उसके लिए हम जलाशय बनाएं, गड्ढा खोदें, ये भी उनकी वैज्ञानिक सोच बताता है। उनके भवन निर्माण, ईंट निर्माण देखिएगा तो उसमें भी वैज्ञानिकता देखने को मिलता है। हड़प तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हड़प्पावासी गणित, मौसम विज्ञान, नक्षत्र की जानकारी रखते थे। उनकी भवन निर्माण, ईंट की निर्माण, जल निकासी और जल संरक्षण प्रणाली में वैज्ञानिकता को देखी जा सकती है कि वे वैज्ञानिक ज्ञान से परिचित थे। अब हड़प्पा सभ्यता के एक पॉइंट पर बात करना रह गया कि अब हड़प्पा सभ्यता का हम पतन समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, लेकिन इसे नेक्स्ट पार्ट में समझ लेंगे। आज यहीं रखते हैं। आज हम समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, क्या कारण था कि इतनी विकसित, इतनी सुदृढ़ तरीके से निर्मित सभ्यता का एक दिन अंत हो जाता है, पतन हो जाता है। यहाँ पतन का तात्पर्य है सभ्यता के नगरीय चरण की समाप्ति से, यानी नगरों का पतन से। और जब नगरों का पतन होगा तो सभ्यता पुनः ग्रामीण चरण में प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी, पर नगरीकृत होने से पहले वो ग्रामीण चरण से होकर गुजरी होगी, क्योंकि हर शहर की उत्पत्ति एक गांव से ही होती है। तो कारण क्या था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया और वे नगरीकृत चरण से ग्रामीण चरण में प्रवेश कर गए। तो हड़प्पा सभ्यता के अगर पतन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ 1750 ईसा पूर्व में। पतन का कारण क्या था? पतन का कारण क्या था? पतन के कारण एक तो ये दिया जाता है कि आर्यों के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। तो एक कारण तो यह दिया जाता है कि आर्यों के, अब सही है कि नहीं बात करेंगे इस पर, कि आर्यों के आक्रमण से सभ्यता का पतन हो गया। एक कारण यह दिया जाता है कि पारिस्थितिकी असंतुलन हुआ और सभ्यता का पतन हो गया। आर्यों के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, यह बात पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर सही साबित नहीं होता, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर जो प्रमाण मिले हैं, जो तथ्य मिले हैं, वो ये है कि आर्यों का आक्रमण 1500 ईसा पूर्व में होता है। अब देखिए, आर्यों का आक्रमण होता है 1500 ईसा पूर्व में, सभ्यता का पतन होता है 1750 ईस्वी में, यानी आर्यों के आक्रमण से पहले ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। और पहले 1-2 साल नहीं, 250 साल पहले 1750 ईसा पूर्व में, समझे ना, ऊपर से नीचे आता है। 1750 के बाद 51 नहीं आएगा, 1750 के बाद 49, उसी करते करते तब 1500 ईसा पूर्व आएगा। तो आर्यों के आक्रमण के पहले ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। और 200-250 वर्ष पहले तो हम कैसे कहेंगे कि आर्यों की आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया? तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे यह कारण स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि आर्यों का आक्रमण हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद हुआ था। पारिस्थितिकी असंतुलन से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, यह कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब इसी कारण को महत्व दिया जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण पारिस्थितिकी असंतुलन ही रहा। दरअसल हुआ क्या कि जनसंख्या बढ़ी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? संसाधनों का दोहन बढ़ेगा, क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों की आवश्यकता की पूर्ति भी चाहिए। तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करेंगे? संसाधनों का दोहन करेंगे।
तो संसाधनों का दोहन बढ़ा और संसाधनों का अति दोहन हुआ। जब संसाधनों का अति दोहन हुआ तो क्या पैदा हुआ? असंतुलन पैदा हुआ, पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हो गया। तो संसाधनों के दोहन से असंतुलन पैदा हो गया और असंतुलन जब पैदा हुआ तो क्या होता है? बाढ़ आई, बाढ़, सूखा, नदियां अपनी मार्ग बदलने लगी, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, परिवर्तन, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आई और इन प्राकृतिक आपदाओं से कृषि उत्पादन क्या होगी? कम हो जाएगी। अब बाढ़ आएगा, सूखा आएगा तो कृषि उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कृषि उत्पादन कम हो गई, कृषि उत्पादन में कमी आ गई। जब कृषि उत्पादन कम हुआ तो क्या हुआ? शिल्प उत्पादन, शिल्प उत्पादन, जो उद्योग धंधे लगे थे उनकी उत्पादन क्षमता, शिल्प उत्पादन एवं व्यापारिक गतिविधियां, व्यापारिक गतिविधियां क्या हो गई? सीमित हो गई। एरो नीचे मार दिया, यानी बहुत कम हो गई। तो जब व्यापारिक गतिविधियां सीमित हो गई और इन्हीं वजह से, व्यापारिक गतिविधियों की वजह से ही यह सभ्यता फल फूल रही थी, विकसित हो रही थी और आगे बढ़ रही थी। और उसी का क्या हो गया? सीमित हो गया, उसी गतिविधियां समाप्त हो गई तो क्या होगा? नगरों का पतन हो जाएगा। तो परिणाम स्वरूप नगरों का पतन हो गया, नगरों का पतन हो गया। और जब नगरों का पतन हो गया, नगर समाप्त हो गए तो क्या हुआ? सभ्यता पुनः ग्रामीण चरण में प्रवेश कर गई, ग्रामीण चरण में प्रवेश कर गई, ग्रामीण चरण में प्रवेश कर गई सभ्यता। तो नगरों के पतन हो गया और सभ्यता पुनः ग्रामीण चरण में प्रवेश कर गए, जहां से चला था पुनः वहीं चल गया। तो लोग ग्रामीण चरण से बढ़ के व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी थी तो नगर विकसित कर लिए थे, नगर में ईंट के मकान, भवन अच्छे अच्छे बना लिए थे, उनकी जल निकासी, जल संरक्षण प्रणाली बहुत अच्छा थी। लेकिन जब पतन हो गया तो फिर क्या हो गया? उस ईंट की मकान सब खत्म हो जाएंगे, फिर लोग झुग्गी झोपड़ी में फिर से रहना शुरू कर देंगे, तो ग्रामीण चरण में प्रवेश कर जाओ, धीरे धीरे सभ्यता का पतन हो गया। तो असंतुलन से अब एग्जाम में पूछेगा कि किसके वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, तो पारिस्थितिकी असंतुलन से। उसमें अगर ऑप्शन रहे पारिस्थितिकी असंतुलन होगा तो बाढ़, सूखा, नदियों के मार्ग में परिवर्तन होगा ही, भूकंप आएगी ही। जैसे आज देखें तो आज भी क्या हो रहा है? जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ेगी तो संसाधनों का दोहन भी बढ़ रहा है, संसाधन का दोहन अत्यधिक हो रहा है तो देख रहे हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या यानी वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, भूकंप, सूखा और बाढ़ जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनकी आवृत्ति और तीव्रता दिन पर दिन क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। और एक दिन क्या होगा? फिर असंतुलन पैदा होगा और फिर पतन होगा और फिर हमारी पीढ़ियों की पीढ़ी जो आगे वाले आने पीढ़ियां होगी हमारे इतिहास को पढ़ेंगे कि कैसे असंतुलन पैदा हुआ, क्योंकि पतन तो होना है ना, संसाधन तो सीमित है और जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रही है और उतने ही संसाधन में सबकी आवश्यकता की पूर्ति भी करनी है। तो ये था हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण। इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर आप लोगों के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।